आणि इथे आलेल्या सगळ्यांचं मी अगदी मनापासून स्वागत करते आणि पहिली गोष्ट म्हणजे तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन करते. रविवारचा दिवस आणि व्याख्यानासाठी एवढी लोक जमा होत आहेत याचा आनंद वाटतो आहे. कारण व्याख्यानं ऐकायला यायचं किंवा व्याख्यानमाला चालवायच्या तर खरं तर याचे प्रेक्षक वर्गांना कमी होत चाललेले आहेत आणि त्याचं कारण म्हणजे आजचा आपला हा विषय. ह्याच मोबाईलच्या दुनियेमुळे आपण फक्त सोशली एकमेकाशी कनेक्ट होत जातो आहे किंवा फक्त त्या ऑनलाईन कनेक्शनमध्ये आहोत, पण प्रत्यक्षात आपल्या सगळ्यांचं कनेक्शन तुटत चाललेलं आहे. आणि हेच कनेक्शन आज परत जोडण्यासाठी आजच्या ह्या व्याख्यानाचं आयोजन केलेलं आहे. IMA अकोला यांचं करावं तेवढं कौतुक कमीच आहे. कारण सकाळचं एक सुंदरसं सेशन झाल्यानंतर आज इथे लोकांसाठी सुद्धा एक छानसा प्लॅटफॉर्म त्यांनी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेला आहे. काही क्षणातच आजचे आपले जे व्याख्याते आहेत आदरणीय डॉक्टर भावे सर ते सुद्धा या ठिकाणी येणार आहेत. आणि ज्या पद्धतीने आजकाल मोबाईलचा वापर वाढत चाललेला आहे आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्येच, मग ते मोबाईलच्या आहारी गेलेलं आहे. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे प्रत्येकाचा स्क्रीन टाईम जो आहे तो वाढलेला आहे. सकाळी उठल्याबरोबर मोबाईल पाहिजे, रात्री झोपताना डोळे बंद करण्याच्या आधीसुद्धा मोबाईल चेक करायचा असतो. जी लोक बिझनेस करतात त्यांचं आपण समजू शकतो, पण अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकाला मोबाईलमध्ये नेमकं काय पाहायचं असतं. आणि हे सगळं बघत असताना त्यातून आपण काय मिळवतो ह्याचा विचार खरं तर अगदी शून्य झालेला आहे. कुणालाच हा विचार नाही आहे की आपण जे काय बघतो आहे किंवा जी स्क्रीन टायमिंग आपले डोळे सातत्याने बघत आहेत याचा आपल्या आयुष्यामध्ये किती उपयोग आहे किंवा काय महत्त्व आहे जे आपण बघतो आहे त्याचं. हे सगळं काही विसरत चाललेलं आहे. खरं तर मुलांचा अभ्यासही आजकाल ऑनलाईन, जेव्हापासून कोविड आलं होतं ऑनलाईन मुलांचा अभ्यास यायला लागला होता. ट्युशन क्लासेस असतील किंवा शाळेत पण आपलं होमवर्क जे आहे ते मोबाईलवर पाठवायला लागले आणि नकळतपणे आपण अत्यंत कमी वयामध्ये मुलांच्या हातात मोबाईल देऊन देतो. मुलं रडायला लागली किंवा आता कार्यक्रमाला ज्यांना जबरदस्ती आणलेला आहे धरून बांधून मोबाईलच्या व्यसनापासून दूर राहण्यासाठी आणि नेमकं त्यांनाच शांत बसवण्यासाठी परत आपण मोबाईल त्यांच्या हातात देतो आहे. सो अशी सगळी परिस्थिती झालेली आहे. आणि याच परिस्थितीचं गांभीर्य जाणून इंडियन मेडिकल असोसिएशन अकोला यांनी हा उत्कृष्ट उपक्रम आज या ठिकाणी राबवत आहेत. सकाळीसुद्धा एक छान सेशन झालेलं आहे आणि आता दुसरं सत्र या ठिकाणी तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने होणार आहे. इथे आलेल्या तुम्हा सगळ्यांचं मी परत एकदा माझ्या शब्दसुमनांनी स्वागत करते. अगदी काही क्षणातच आपण आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात करणार आहोत. तेव्हा जी लोक बाहेर थांबलेली असतील त्या सगळ्यांना विनंती आहे की आपण फार वेळ न घालवता हॉलच्या आतमध्ये येऊन बसवा. आमचे पाहुणे वाला है जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी की आगे की दिशाएं जो है वो पक्की कर सके. जो बच्चे आज यहाँ पर आए हैं जो मंडे टू सैटरडे अपने ट्यूशन क्लासेस अपनी स्कूल में बिज़ी रहते हैं और एक संडे का दिन जो उनको एंजॉय करना है लेकिन पेरेंट्स के कहने पे या अपने टीचर्स के कहने पे आज यहाँ पर आए हैं. मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आज का ये सेशन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा. ऐसी चीज़ें आपको बता के जाएगा जो आपको ज़िंदगी में हमेशा काम आने वाली है. जिस तरह की आपकी ज़िंदगी है जो अभी शुरू होने जा रही है, कई सारी उम्मीदें और कई सारे सपने आप अपनी आँखों में लिए जो भी स्टडी कर रहे हैं उन आँखों में आजकल ये मोबाइल भी खटकने लगा है. तो इसी से बचने के लिए या इसका किस तरह से मैनेजमेंट करते आना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज डॉक्टर भावे सर स्पेशली नागपुर से आए हैं. सर बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये आशा करते हैं कि आज का ये जो व्याख्यान होने वाला है, आज का ये जो सेशन होने वाला है, ये इन बच्चों को एक नई दिशा देगा. एक ऐसी दिशा जिसमें टाइम मैनेजमेंट होगा, एक ऐसी दिशा जो बच्चों को समझाएगा कि किस तरह से आप आपका टाइम मैनेज करके अपना स्टडी, अपनी हेल्थ और उसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई को किस तरह से एक सही दिशा में लेके जा सकते हैं. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अकोला का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा सोचा और इस विषय को चुनते हुए आज का इस सेशन का आयोजन किया है. मैं फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. धन्यवाद. तो आप सबको बहुत बहुत मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे जो गेस्ट हैं आज के वो आज यहाँ पर आ चुके हैं. हम तालियों के साथ उनको स्टेज पे आमंत्रित करना चाहेंगे. डॉक्टर सुधीर भावे सर, तालियों की गूंज में हम हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनको स्टेज पे मैं आमंत्रित करना चाहूँगी. डॉक्टर सुधीर भावे सर जो एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मानसोपचार तज्ञ हैं, खास आज के सेशन के लिए नागपुर से आए हुए हैं. इसी के साथ आज एक स्पेशल गेस्ट जिनको आप बहुत बार देखते हैं, मिलते रहते हैं, IMA के प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड संतोष कुमार सोमानी सर, जिन्होंने ये खूबसूरत कॉन्सेप्ट अपनी टीम के सामने रखा और टीम ने हाथ बढ़ाते हुए आज के इस प्रोग्राम का आयोजन किया.
इसी के साथ मैं डॉक्टर आरती कुलवाल मैम को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी। जिस तरह से हर कोई देखता है कि लेडी हार्डिंग में जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं, मैम वहाँ पे अधिष्ठाता है और बहुत बहुत मेहनत और पूरी लगन के साथ वो वहाँ पे अपनी सेवाएं देती हैं। मैं मैम को भी मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी। इसी के साथ साथ डॉक्टर अनूप कोठारी सर और डॉक्टर कमल किशोर जी लड्ढा जो कि इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं, मैं उन्हें भी मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी। सचिव जो है IMA के रिस्पेक्टेड डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल सर, इन्हें भी मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी। डॉक्टर अनीता सोमानी मैम, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने शब्द सुमनों से आपका स्वागत करना चाहूँगी। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं, जैसे हमारी परंपरा है, हमारे गेस्ट का स्वागत भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सुधीर भावे सर, इनका स्वागत करने के लिए मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड सोमानी सर से ये विनती करूंगी कि वे सर का स्वागत करें। माफ़ी चाहूँगी, मैं डॉक्टर चिरानिया मैम को भी यहाँ ससम्मान मंच पे आमंत्रित करती हूँ और उनका भी स्वागत करती हूँ। और इसके बाद आज की हमारी जो स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर अनीता आरती कुलवाल मैम, उनका स्वागत करने के लिए मैं चिरानिया मैम से विनती करना चाहूँगी। जोरदार तालियां होनी चाहिए आरती मैम के लिए। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों से मैं विनती करूंगी कि वे दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। डॉक्टर कमल किशोर लड्ढा जी, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल सर, डॉक्टर अनीता सोमानी मैम, डॉक्टर चिरानिया मैम। हम जब भी किसी जगह दीप प्रज्वलित करते हैं तो यह आशा करते हैं और उसके पीछे एक उम्मीद होती है कि जिस भी जगह हम जिस भी कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं वहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा स्थापित हो जाए। और इसी के चलते हम हमारे हर एक कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करते हैं, ताकि कहते हैं ना, तिमिरातुनी तेजाकडे, तो येस, आम्ही तिमिरातून आता तेजाकडे जाणार आहोत। आणि असं तिमिर जे फक्त आपल्या डोळ्यांवरती प्रकाश टाकत राहतं पण आपल्या बुद्धीत त्याचा प्रकाश पडत नसतो, म्हणून तिमिरातुनी तेजाकडे जाण्यासाठी आपण हे दीप प्रज्वलित करत असतो। एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आपल्या सर्व मान्यवरांसाठी। जलते हुए दिए हमें संदेश दे रहे हैं कि इसी तरह से इन बच्चों की जीवन में भी रोशनी बनी रहे और इसी तरह से ये अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। और इसके बाद आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना आप सबके सामने सादर करने के लिए मैं डॉक्टर संतोष कुमार सोमानी सर से रिक्वेस्ट करूंगी। सुप्रभात। आज इथे आलेले सगळे मान्यवर, जितके काही कॉलेजमधून आणि कोचिंगमधून आलेले माझे विद्यार्थी, मी सगळ्यांचं आज मनपूर्वक स्वागत करतो। वास्तविक पाहता हा आम्ही जो कार्यक्रम इंडियन मेडिकल असोसिएशन अकोला, मी डॉक्टर संतोष कुमार सोमानी, प्रेसिडेंट, डॉक्टर्स डेच्या निमित्ताने आम्ही हा कार्यक्रम घेतलेला आहे। आमचं महत्त्वाचं उद्देश जे होतं की ज्या अशा डॉक्टरांनी जे काही येणाऱ्या नवीन पिढीला काही चांगलं देऊ शकतात अशा डॉक्टरांचं स्वागत करणे, आणि दुसरं ज्या डॉक्टरांनी आपल्याकडून ज्या सेवा दिलेल्या आहे नागरिकासाठी, रुग्णासाठी किंवा आपल्या जो पद आहे त्या पदाचा गैरवापर न करता तो नागरिकासाठी झटून परिश्रम करून स्वतःचं पूर्ण वेळ देऊन त्या रुग्णांची आणि नागरिकांची सेवा करणे आणि सेवा उपलब्ध करून देणे, अशा या दोन प्रकारचे आम्ही हा प्रकल्प घेतलेला आहे। सर्वात महत्त्वाचं, या IMAच्या वतीने मी येणाऱ्या या विशेष कार्यक्रम जो आहे याचा मला खूप आनंद आणि अभिमान वाटत आहे की या मोठ्या संख्येने इथे लोक आलेले आहेत। मी सगळ्यांचं अभिनंदन करतो। वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये कार्याचा गौरव करण्याचा आणि समाजासाठी झटण्यासाठी प्रत्येक डॉक्टरला मी
आदराने पाहत असतो आणि आपण त्यांना आदरांजली म्हणून व्हायला पाहिजे. आजच्या कार्यक्रमात दोन महत्त्वपूर्ण मी जसं सांगितलं तुम्हाला, एक म्हणजे सर्वात महत्त्वाचं, जसं मी पहिले सांगितलं की आम्ही दोन असे व्यक्ती निवडलेले आहे. पहिले व्यक्तिमत्व जे आहे डॉक्टर सुधीरजी भावे, हे प्रख्यात मानसोपचार तज्ज्ञ आहेत नागपूरवरून, ज्यांनी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मोबाईल व्यसनमुक्ती हा आम्ही विषय त्यांच्यासाठी निवडलेला आहे. अत्यंत ज्वलंत विषयावर प्रसिद्ध हे डॉक्टर सुधीर भावे यांचे जनजागृती मार्गदर्शन आणि या येणाऱ्या पिढीसाठी लहानापासून तर मोठ्यापर्यंत स्क्रीनच्या आहारी गेलेले हे लोक, या विषयावर भावे सर पूर्ण आपला निश्चितच चांगला पूर्ण प्रकाश टाकतील आणि आपल्याला दिशा देतील. दुसरी महत्त्वाची अत्यंत गौरवास्पद गोष्ट म्हणजे आपल्या समाजासाठी सतत सेवाभावाने कार्य करणारे आणि अनेक रुग्णांना त्यांच्या विश्वास संपादन करून देणारे अशा आपल्या येथील डॉक्टर आरती कुलवाल सध्या डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस या पदावर आहेत. त्यांनी या स्वतःचा पदाचा गैरवापर न करता सगळ्यांना आपल्यासं करून दिलेलं आणि रुग्णांना ज्या आपल्याला गव्हर्मेंटच्या सुविधा कशा उपलब्ध होतील याच्यावर पूर्ण भर देऊन, स्वतःचा वेळ देऊन आणि पूर्ण कष्ट करून त्यांच्यासाठी जे काम केलेले आहे हे खूप प्रेरणादायक क्षण आहे आणि प्रेरणादायक आहे. या क्रमाच्या आयोजनासाठी माझे जे सहकारी आहेत डॉक्टर कमलकिशोर लड्डा, डॉक्टर अनुपजी कोठारी, माझे दोन सहकारी डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल आणि डॉक्टर गोविंद खंडेलवाल, या सगळ्यांनी मिळून हे सगळं हा जो कार्यक्रम आयोजन केलेला आहे त्याच्यासाठी मी सगळ्यांचं आणि इथे आलेले जितके काही उपस्थितीत आहे माझे मित्र सगळी मंडळी, दूरदूरून बऱ्याचशा बाहेर गावाचे लोक पण इथे दिसत आहे, मी सगळ्यांचं मनपूर्वक आभार करतो. तर मग बघूया, या कार्यक्रमामध्ये 3 गोष्टी महत्त्वाच्या आहे. ती म्हणजे पहिलं ज्ञान जे आपल्याला डॉक्टर भावेकडून मिळणार आहे. दुसरं म्हणजे प्रेरणा जे आपल्याला डॉक्टर आरती कुलवारचं आपल्याला प्रेरणा म्हणून दिसणार आहेत. आणि हा आपण सन्मान सोहळा हा खूप चांगल्या तऱ्हेनं आपण इथे जमा होऊन या 2 गोष्टी आम्ही इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या तर्फे आयोजित केलेला आहे. सगळ्यांचं मी इथे आलेल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि सगळ्यांचं अभिनंदन करतो आणि माझ्याकडून आभार मानतो. थैंक यू. धन्यवाद सर. कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं ससम्मान डॉक्टर गोविंद खंडेलवाल सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे भी यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन करें. इसके बाद मैं डॉक्टर अनीता सोमानी मैम से विनती करूँगी कि वे डॉक्टर कुलवाल मैम के बारे में यहाँ पे उनका जो परिचय हम सबको है, लेकिन इसके अलावा बिहाइंड द सीन्स क्या क्या चीज़ें उनके माध्यम से यहाँ पे की गई है और किस तरह से उन्होंने अपना सेवा दिया है, इसके बारे में वो हम सबको साझा करें. डॉक्टर अनीता सोमानी मैम. धन्यवाद जया. सर्वप्रथम इथे उपस्थित सगळ्यांना मी अभिवादन करते आणि व्यासपीठावर विराजित डॉक्टर सुधीर भावे डॉक्टर्स डेच्या निमित्ताने ज्यांना आम्ही आज सन्मान करणार आहोत, डॉक्टर सुधीर भावे सर आणि डॉक्टर आरती कुलवाल मॅडम आणि इतर सगळे डिग्निटरीज जे इथे IMAचे उपस्थित आहे त्यांच्या सगळ्यांचे मी अभिवादन करते. आणि आज मला डॉक्टर आरती कुलवाल मॅडम यांचं जे त्यांचा पूर्ण तुम्हाला त्यांची ओळख करून देण्यासाठी मला खरंच खूप गौरव होत आहे. ॲक्च्युली जे इथील अकोल्यातील जे जिल्हा स्त्री रुग्णालय आहे, लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, ते आज जे महाराष्ट्रात नंबर 1 क्रमांकावर आलेले आहे ते फक्त त्यांच्या कार्यामुळे.
सहसा आम्ही सामान्य रुग्णालयामध्ये जात नाही, कारण की तिथे चांगल्या सुविधा उपलब्ध नसतात. पण आरती कुलवाल मॅडमच्या कार्यकाळात त्यांनी इतक्या चांगल्या सुविधा तेथे उपलब्ध करून दिल्या की त्यामुळे आज सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा खूप लाभ मिळत आहे. तर आता त्यांचा मी औपचारिकरित्या ओळख करून देते. आजच्या या विशेष दिवशी डॉक्टर्स डेच्या निमित्ताने आपल्यासमोर एक अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ, प्रामाणिक आणि प्रेरणादायी व्यक्तिमत्वाचा सन्मान करताना मला अत्यंत अभिमान होत आहे. आपण बोलतो आहोत डॉक्टर आरती कुलवाल मॅडम यांच्याबद्दल, ज्या गेली 28 वर्षे आरोग्य विभागात अतुलनीय सेवा देत आहेत. त्यांनी PSC पासून जिल्हा महिला रुग्णालय अकोला येथे वैद्यकीय अधीक्षक म्हणून काम पाहिले आणि सध्या त्या सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा अकोला विभाग या पदावर कार्यरत आहेत. त्यांची शैक्षणिक पात्रता म्हणजे शी इज MD DNB PGD HM, एक उत्तम विद्वान आणि कुशल प्रशासक. त्यांनी CPS असोसिएट प्रोफेसर, DNB मार्गदर्शक, CAC मेंटॉर आणि अनेक राष्ट्रीय गुणवत्ता योजना, लक्ष्य, मुस्कान यासारख्या राज्य व राष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ता म्हणून सहभाग घेतला आहे. त्यांनी मेंटल हेल्थ रिव्ह्यू बोर्ड, MDSR, ART सेंटर्स तसेच विशाखा समिती अकोलामध्ये जबाबदारी पार पाडली आहे. त्यांची नेतृत्वगुण आणि कार्यक्षमता ही आरोग्य खात्याच्या प्रत्येक स्तरावर जाणून येते. त्यांना मिळालेली अनेक पुरस्कार व सन्मान हे त्यांच्या कार्याचा ठसा उमटवणारे आहेत. ॲमॉक्स म्हणजे अकोला, महाराष्ट्राची अकोला ऑब्स्टॅटिक गायनिक सोसायटी, NIHFW, हार्वर्ड इन्स्टिट्यूट आणि अनेक राष्ट्रीय परिषदांमध्ये उत्कृष्ट संशोधनासाठी त्यांना पुरस्कार मिळालेले आहे. 2002 साली त्यांना बेस्ट मेडिकल ऑफिसर म्हणून सन्मानित केल्या गेले. 2014मध्ये सेफ मदरहूडसाठी सन्मानित केल्या गेले आणि 2021मध्ये बेस्ट पेपर अवॉर्ड ऑन सेफ मदरहूड यासारखे अनेक सन्मान त्यांना प्राप्त झाले. आणि याच कार्यकाळात जे लेडी हार्डिंग्ज हॉस्पिटल आहे त्यांचा दर्जा त्यांनी प्रत्येक स्तरावर उंचावला आणि मॅक्झिमम डिलिव्हरीज त्यांच्या कार्यकाळात झाली, त्यासाठी त्यांना गौरवान्वित करण्यात आले होते. डॉक्टर कुलवाल मॅडम ह्या खऱ्या अर्थाने एक समर्पित डॉक्टर, मार्गदर्शक आणि आरोग्य क्षेत्रातील दीपस्तंभ आहेत. आजच्या या कार्यक्रमात त्यांच्या कार्याचा सत्कार करताना आम्ही आपणाला खूप सौभाग्यशाली समजतो आणि आपण सर्वजण खूप सौभाग्यशाली आहात जे हे विटनेस करणार आहात, त्यांचा सत्कार विटनेस करणार आहात. आपणास आणि मॅडमच्या पुढील वाटचालींसाठी माझ्याकडून मनपूर्वक अभिवादन आणि शुभेच्छा. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. और जैसे कि मैम ने अभी बताया कि जिस तरह से आरती मैम जो है निरंतर अपनी सेवा देती रही है, आज यहाँ पर उनका सत्कार करने के लिए आप सभी लोग इस चीज़ के गवाह बनने वाले हैं. मैं डॉक्टर चिरानिया मैम, डॉक्टर अनीता सोमानी मैम और सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे यहाँ पर डॉक्टर आरती कुलवाल मैम को सम्मानित करें. डॉक्टर शिल्पा चिरानिया मैम, डॉक्टर अनीता सोमानी मैम, उसी के साथ साथ IMA के सभी यहाँ पे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, प्रोजेक्ट इंचार्ज, मेंबर्स और आज के हमारे खास गेस्ट डॉक्टर सुधीर भावे सर, इनकी उपस्थिति में यहाँ पर आरती कुलवाल मैम को सम्मानित किया जा रहा है. आपकी तालियों की गूंज से हम ये आशा करते हैं कि आपकी ये तालियां भी उन्हें सम्मानित करेंगी. ना कोई छुट्टी होती है, ना कोई छुट्टी होती है, ना कोई खाने का सही वक्त होता है. किसी भी डॉक्टर की ज़िंदगी में ना कोई छुट्टी होती है, ना कोई खाने का सही वक्त होता है. डॉक्टर्स झोंक देते हैं मरीज़ों के लिए अपना पसीना और रक्त. इसी तरह से वे सेवाएं देती रहे, उनके माध्यम से मरीज़ों को जो है अच्छे उपचार मिलते रहे. जैसे उन्होंने लेडी हार्डिंग का पूरा ज़िम्मा अपने कंधों पे रखा है, हम आशा करते हैं कि आपके आने वाले जीवन में भी आप इसी तरह से अच्छा कार्य करते रहे. बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ
डॉक्टर आरती कुलवाल मॅम. I am humbled with this honor. It's a proud moment for me to have such a felicitation by the dignitaries who are esteemed members of the IMA, along with Dr. Bhave sir from Nagpur. मंचावर उपस्थित माननीय डॉक्टर सोमानी सर, IMA अध्यक्ष सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, डॉक्टर लड्ढा सर, डॉक्टर अनुप कोठारी सर, डॉक्टर गोविंद खंडेलवाल सर आणि उपस्थित माननीय सोमानी मॅडम, डॉक्टर चिरानिया मॅडम आणि भावे सर, जे या क्षणाला मला एकदम खूप छान वाटतं आहे की इतके सिनियर आणि एस्टीम मेंबर नागपूरवरनं माझ्या या सत्कार सोहळ्यासाठी उपस्थित झालेले आहे. बेसिकली आय एम अ पब्लिक हेल्थ पर्सन, त्याच्यामुळे मी पब्लिक हेल्थशी खूप जुळलेली आहे. मला पॅशन आहे पब्लिक हेल्थ सर्व्हिसचं, म्हणून मी गेली 28 वर्षापासून पब्लिक हेल्थमध्ये काम करते आहे. आणि या सगळ्या पब्लिक हेल्थ सिस्टीममध्ये काम करताना मला ज्या ज्या स्तरावर मी रुग्णालयीन सेवा दिलेली आहे किंवा कम्युनिटीमध्ये सेवा दिली आहे, त्या सेवेमध्ये मला नेहमी सहकार्याचीच भावना किंवा सपोर्ट हा स्टाफकडनं मिळालेला आहे. लोक म्हणतात मी त्यांना सपोर्ट केला, पण वास्तविकता वेगळी आहे. त्यांनी मला सपोर्ट केला आणि म्हणून मी माझी वाटचाल पुढे नेऊ शकले. निश्चितच या सगळ्या सेवेमध्ये आपल्या कुटुंबाची मोलाची भूमिका असते आणि म्हणून मी माझ्या पालकांचे, माझ्या फॅमिली मेंबर्सचे खूप धन्यवाद व्यक्त या प्लॅटफॉर्मवरनं करण्याची इच्छा आहे माझी, कारण त्यांच्या सपोर्टशिवाय मी कदाचित ही वाटचाल पूर्ण करू शकले नसते. या सेवेमध्ये मला नेहमी माझ्या शाळेचे टीचर्स, जे इवन काल रात्री 11 वाजतासुद्धा मला फोन करून धन्यवाद किंवा मला बेस्ट विशेस देत होते, तर त्यांचंसुद्धा योगदान फार महत्त्वाचं आहे. मी जिल्हा परिषद शाळेमधनं 10वीपर्यंत शिक्षण घेतलेलं आहे आणि जिल्हा परिषद शाळेमधलं कल्चर हे आता जरी आपण नाही म्हणत इतकं उत्तम आहे, परंतु त्या कालावधीमध्ये खरंच उत्कृष्ट होतं आणि खूप सुंदर टीचर मला त्या कालावधीत लाभलेले होते. नंतर मी जेव्हा MBBS आणि PG केलं, तेव्हा मला माझ्या गाईड, माझे मेडिकल कॉलेजचे टीचर्स यांचा भरपूर सपोर्ट होता आणि मी डिपार्टमेंटल PG केल्यामुळे सहकार्याची सुद्धा भावना होती. कारण डिपार्टमेंटल PG करताना आपण खूप ज्युनियरच्या अंडरमध्ये पण आपल्याला काम करावं लागतं, परंतु त्यांनी मला नेहमीच सपोर्ट केला आणि चांगलं काम करण्याची सुद्धा मला ज्युनियरकडनं प्रेरणा मिळालेली आहे. नंतर मी ज्या संस्थेमध्ये सगळ्यात जास्त कालावधी काढला तो आहे वुमन हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल. ॲक्च्युली ते हॉस्पिटल ब्लेस्ड प्लेस आहे, म्हणजे त्याच्यावर ऑलरेडी ब्लेसिंग्ज आहेत. माझं काम एवढंच होतं की त्या प्लेसला ब्युटिफुल बनवायचं विथ कम्पॅशनेट केअर, कारण तिथे सगळी सुविधा ज्या प्रमाणात पाहिजे होती ती होती, परंतु जेव्हा मी प्रायव्हेट सेटअपमधले हॉस्पिटल्स पाहिले किंवा कॉर्पोरेट सेक्टर्समधले इन्स्टिट्यूट पाहिल्या, तर नेहमी ही भावना यायची की हे वुमन हॉस्पिटल त्याच्या बरोबरीने पण आपण आणू शकतो, प्रोव्हायडेड आपल्याला सगळ्यांचा सपोर्ट आणि तेवढा फंड मिळाला तर. आणि मला ते प्राऊड वाटतं की मला शासनाने तेवढी मदतसुद्धा केली, कारण जिथे व्हील असते तिथे सपोर्ट पण मिळतो आणि मला तो सपोर्ट मिळाला. आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात बिगेस्ट सपोर्ट वॉज द DHW स्टाफ. त्याच्यामधले सगळे माझे कलिग, गायनोकॉलॉजिस्ट, पिडियाट्रिशियन, ॲनस्थेटिस्ट, जनरल सर्जन, फिजिशियन आणि सगळ्या नर्सिंग कॅडर, इवन पॅरामेडिकल स्टाफ यांनी खूप सपोर्ट केला. वास्तविक स्टाफ हा म्हणजे इन्स्टिट्यूट रन करताना वेगवेगळ्या प्रवृत्तीचे स्टाफ असतात, त्यांना हँडल करणं वॉज अ बिग चॅलेंज, परंतु ते चॅलेंज पॉझिटिव्ह वेनी आणि एम्पॅथेटिक वेनी किंवा ॲक्सेप्टन्स घेऊन जर आपण रन केलं तर कदाचित आपल्याला चांगली वाटचाल करता येते. क्रिटिसिझम, इगो, मड हे सगळे प्रकार असतात, परंतु आपण त्याच्यातनं बाहेर निघावं याच्यासाठी मला स्टाफने सुद्धा खूप मदत केली. त्यांच्या अडीअडचणीमध्ये सपोर्ट करणं हे माझं नैतिक कर्तव्य होतं ॲज अ कुटुंब प्रमुख ऑफ दी हॉस्पिटल, आणि म्हणून कदाचित आमचा तो अफेक्शनेट बॉन्ड होता. मी कधीही ऑथॉरिटिव्ह
फेजमध्ये किंवा इमेजमध्ये काम केलं नाही. तिथे मी नेहमी कंपॅशनेट, अफेक्शनेट आणि एम्पॅथेटिक वेनीच काम केलं. कारण मला असं वाटतं गव्हर्नमेंटचे रूल्स रेग्युलेशन्स भरपूर असतात, पण प्रत्येक गोष्ट आपण रूल्सनीच अचीव नाही करू शकत. कधी कधी रूलमध्ये बसून रूल तोडावा लागतो, कारण आपलं इंटेन्शन वेगळं असतं. आणि जेव्हा इंटेन्शन प्युअर आहे, आपला असं म्हणतात ना, नियत पे फैसले होते है, तर जर इंटेन्शन प्युअर आहे, त्याच्यात काहीतरी दम आहे, तर आपल्याला नैसर्गिक आपल्याला सपोर्ट मिळतो. आणि जेव्हा नॅचरल सपोर्ट सिस्टीम तयार होते, जेव्हा खूप प्रयत्न करावे लागत नाही, कारण ऑलरेडी आपण सगळे प्रयत्न केलेले असतात, फक्त आपल्याला एक पुढे चालण्यासाठी एक दिशा मिळायला पाहिजे. ती मला माझ्या शासनाने दिली, लोकप्रतिनिधींनी दिली, पत्रकारांनी सुद्धा दिली. कधी कधी एनकरेजिंग मला पत्रकारिताच्या रूपामधनं एनकरेजिंग गोष्टी मिळाल्या, पण कधी कधी कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम पण मिळालं. आणि ते क्रिटिसिझम मी इम्प्रूव्हमेंटसाठी वापरलं. आणि त्याचा अंतिम याच्यामध्ये मी आता जर रेट्रोस्पेक्टिव्हली पाहिलं तर माझा फायदाच झाला, कारण मला एक बूस्टअप त्यांच्या थ्रू मिळालं. तर ही सिस्टीम डेव्हलप करणं हे माझं कर्तव्य होतं, आणि ती सिस्टीम मी व्यवस्थित हँडल करू शकले, कारण मला शासनाने तिथे 12 वर्ष ठेवलं. तर मी शासनाची सुद्धा आभारी आहे, कारण साधारण क्लास 1च्या अधिकाऱ्यांना 3 ते 4 वर्ष मॅक्झिमम पिरियड असतो, पण आय गॉट 12 years, and previously I was working there as gynecologist for 4 years, so I was aware about all the situations, all the challenges, all the काय इश्यूज आहेत. आणि बेसिकली आय एम अ गायनोकोलॉजिस्ट, आणि ते गायनिक हॉस्पिटल होतं, म्हणून मला तो खूप चांगला प्लॅटफॉर्म होता. आणि मी इतक्या वर्ष जेव्हा सर्व्हिसमध्ये पाहिलं, तर ग्रामीण भागातनं खूप पुअर पेशंट आपल्याकडे यायचे, आणि ती कुठल्याही व्यक्तीला त्याच्या हेल्थ राईटमधनं आपण डिप्राईव्ह नाही ठेवायला पाहिजे, म्हणून या दृष्टीने माझी धडपड होती. जेव्हा मी ओझोन, आयकॉनसारखे हॉस्पिटल पाहिले की तिथे एखादी मदर क्रिटिकल वाचू शकते बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ इंटेन्सिव्हिस्ट, ICU सेटअप आणि एक चांगलं केअर तिथे मिळून जर माता आपण डेथपासून प्रिव्हेंट करू शकतो, तर तसं सेटअप आपण आपल्या एका पुअर मदरला का नाही देऊ शकत, या भावनेने आम्ही तिथे डेव्हलपमेंट सुरू केली. मला माझे ॲनेस्थेटिस्ट कलिग म्हणतात की जर बाहेर म्हणजे जर लेडी हार्डिंगला आपण असं सेटअप हे करू शकतो, तर आम्ही प्रायव्हेटला त्याच्यापेक्षा चांगलंही करू शकत होतो, परंतु आम्हालाच आता वुमन हॉस्पिटलमधनं प्रेरणा मिळते आहे. तर दॅट वॉज द कमेंट बाय द ॲनेस्थेटिस्ट ॲट DHW. पण ते मला असं वाटलं की याच्यामध्ये असं हे नसावं, भेदभाव नसावा, की रिच इज गेटिंग गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट बाय द एक्सपर्ट. कारण एक्सपर्टची फी जास्त असते, नॅचरल आहे, त्यांचा अनुभव असतो, त्यांची इतक्या वर्षाची प्रॅक्टिस असते, आणि सिलेक्टेड पेशंट त्यांना पाहायचे असतात, म्हणून दे हॅव गॉट डिफरंट पोझिशन. पण एक पुअर माता जी नाही त्या क्रिटिकल केअर सेंटरला जाऊ शकत, मग तिला एका एक्सपर्टची ट्रीटमेंट का नाही मिळावी, तिचा तो राईट आहे, बिकॉज शी बिलॉंग्स टू अवर फॅमिली, आपल्या सोसायटीला बिलॉंग करते, तर तिला तसं सेटअप, तिचं केअर अशा प्रकारे इथे मिळावी, आणि त्याच धर्तीवर तिला एक्सपर्टची पण मिळावी. नुसतं इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही की ICU सेटअप आहे, नाही, पण त्याच्यासोबत आपल्याला एक्सपर्ट लागतात. तर मला प्राऊड फील होतं की मला IMA मेंबर्सनी याच्यामध्ये ट्रीटमेंट करण्यामध्ये किंवा त्या मदरचं आयुष्य वाचवण्यामध्ये खूप मोलाची भूमिका मला मिळालेली आहे त्यांची. कारण मी उदाहरण देऊ शकते की डॉक्टर वखारिया सर सगळ्यांचेच आदरणीय, म्हणजे त्यांच्या बरोबरीने आपण म्हणजे असं पाहिलं तर अजूनही असा व्यक्ती जन्माला यायला किती दशकं लागतील की जो माणूस 5 मिनिटाच्या आतमध्ये आपल्या हॉस्पिटलला फक्त मदरचं लाईफ वाचवायचं म्हणून येतो, असा माणसाची साथ आणि आपल्याला ब्लेसिंग्स मिळत असतील तर निश्चितच. म्हणून मला असं वाटतं मी खूप मोठं काम नाही केलं, मी सगळ्यांना गव्हर्मेंट प्लस प्रायव्हेट हे सगळ्यांना घेऊन चालले, आणि म्हणून मला ती साथ मिळाली. डॉक्टर आपल्या संध्या जोशी मॅडम वरिष्ठ आपल्या गायनोकोलॉजिस्ट होत्या, त्यांनी नेहमीच पुढाकार घेऊन मला बूस्टअप करण्याचं काम केलं. रुग्ण कल्याण समितीच्या डॉक्टर आशा निकते मॅडम, तायडे मॅडम, आणि ह्या सगळ्यांचं प्लस IMAचे दुसरे मेंबर भरपूर आहेत, ज्याच्यात फिजिशियन आहे, डॉक्टर पंकज पाटील सर आहे, इवन ब्लड बँकमधनं आम्हाला सपोर्ट मिळाली प्रायव्हेटची, ते सगळे ब्लड बँकचे ऑफिसर्स आणि सुपर स्पेशालिस्ट. ऑन्कोलॉजी युनिट मला तिथे वुमन हॉस्पिटलला सुरू करायचं होतं, आमच्याकडे कुठलाही ऑन्कोलॉजिस्ट नव्हता, बिकॉज दॅट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी वुमन हॉस्पिटल की वी शूड सर्व फॉर दी कॅन्सर पेशंट्स. बट आम्हाला ते सुरू करायचं होतं बिकॉज
ऑब्झर्ड मेनी पेशंट्स पुअर ज्यांना कॅन्सरची ट्रीटमेंट परवडत नाही, म्हणून मग मी त्यांना MJPJYच्या थ्रू कॅन्सर ऑन्कॉलॉजी डिपार्टमेंट आम्ही सुरू केलं, मेडिकल ऑन्कॉलॉजी प्लस सर्जिकल ऑन्कॉलॉजी. तर त्याच्यामध्ये म्हणजे आता इतक्या लोकांना, मोठ्या लोकांना बोलवणं आणि त्यांनी कधी नाही नाही म्हटलं. मधुसूदन बगडिया सर, आदरणीय व्यक्तिमत्व, ते आमच्या इथे सगळ्यात पहिली सर्जरी करायला ऑन्कोचे आमच्याकडे आले. तर हे एक ब्लेसिंग्सच होतं. नंतर डॉक्टर अमित बगडिया, डॉक्टर सौर ह्या सगळ्यांनी मदत केली. नंतर डॉक्टर आनंद शर्मा, सुपर स्पेशालिटी यूरोलॉजिस्ट, त्यांनीसुद्धा आमचे कॉम्प्लिकेशन्स हँडल करण्यासाठी आम्हाला वेळेवर येऊन मदत केली. डॉक्टर अवनीश देशमुख, मेडिकल कॉलेज GMC आपलं अकोला, यांनासुद्धा आम्ही जेव्हा जेव्हा मदत मागितली त्यांनी दिली. लोकप्रतिनिधींच्या सहवासाशिवाय हे होऊ शकत नाही. आणि लोकप्रतिनिधी मग ते कुठल्याही पार्टीचे असो, पण मला कधी असं हार्ड नाही वाटलं की मी अप्रोच नाही करू शकले. आय अप्रोच्ड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर दी बेटरमेंट ऑफ दी मदरहूड. आणि मला DPDCमधनं किंवा स्टेट फंडमधनं त्यांनी पुढाकार घेऊन मला मदत केलेली आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की सर्वांगीण विकास जर आपल्याला आपल्या संस्थेचा करायचा असेल तर त्याच्यासाठी कोलॅबोरेटिव्ह इफेक्टनी आपल्याला काम करावं लागतं. आणि ते यामध्ये अजून एक महत्त्वाचं, माझं फ्रेंड सर्कल, काही लोक इतके सुंदर आहेत, त्यांचे विचार इतके सुंदर आहेत की ते आपल्याला नेहमी एनकरेज करतात. अगदी म्हणजे कसं केअर करायची, कसं राहावं, कसं बोलावं, कसा विचार करावा. आणि ह्या विचारामध्ये भर अजून पाडली डॉक्टर भागवत मॅडम आणि डॉक्टर मीनाक्षी मोरे मॅडमनी की डोंट रिॲक्ट, ओन्ली रिस्पॉन्ड. तुम्हाला सगळं काही व्यवस्थित मिळेल. रिॲक्ट करणं मध्ये एनर्जी वेस्ट होते, रिस्पॉन्ड करण्यामध्ये पॉझिटिव्हिटी आहे. हे सुद्धा आम्हाला खूप चांगलं त्यांनी गाईड केलं. त्याच्यानंतर जास्त वेळ न घेता मी एवढंच म्हणेल की आपलं इंटेन्शन जे आहे ते खूप मॅटर करतं. आणि म्हणून इंटेन्शन मॅटर्स. दे डिसाईड द टाईप ऑफ एनर्जी यू ब्रिंग इन वॉट एव्हर यू डू. वी अँड द युनिवर्स हॅव कॉस्मिक बॉन्ड. सो आय बिलीव्ह वी शुड बी काइंड टू एव्हरीवन. Some beautiful paths can't be discovered आणि विदाऊट गेटिंग लॉस्ट. म्हणून मी या प्रवाहात कदाचित लॉस पण झाले असेल आणि पॅशनेट होऊन मी या माझ्या सर्व्हिसला कॅरी ऑन केलं. आणि ह्या सर्व्हिसमुळे मला आज इथला प्लॅटफॉर्म मिळाला आणि माझा सत्कार झाला. मी IMAचे फार फार धन्यवाद व्यक्त करते की तुम्ही मला अजून एक मोठी जबाबदारी दिली असं मला वाटतं आहे. बिकॉज आता अवॉर्ड घेतल्यानंतर जबाबदारी निश्चितच वाढते. मला इथे बसलेले सगळे खूप सिनियर लोक आहेत. डॉक्टर पनपालिया सर, KK अग्रवाल सर, इथे बसलेले सगळे लोक, बागडी मॅडम, बागडी सर, यांनी खूप खूप मला मदत केलेली आणि म्हणजे गाईड केलेलं. तर ह्या सगळ्यांचे मी खूप आभार व्यक्त करते. माझ्या फॅमिलीचे निश्चितच, त्यांनी मला कधी नाही नाही म्हटलं. त्यांनी पेशंट फोन आला की एका रिंगमध्ये मी उचलावं अशीच त्यांची अपेक्षा होती. बिकॉज समवन इज कॉलिंग यू फॉर दी हेल्प, सो यू शूड पिकअप दी कॉल विदिन वन रिंग. दॅट वॉज द कल्चर. डिसिप्लिन, त्यांचं डिसिप्लिन आम्हाला पण कधी कधी भारी जायचं, परंतु थोडीशी भूमिका वेगळी घेऊन मी डिसिप्लिनपेक्षा ॲक्सेप्टन्स मोडमध्ये आले. आणि कोणी उशीरही केला तर ठीक आहे, ॲक्सेप्टेड, दे आर नॉट रॉंग, दे आर जस्ट डिफरंट दॅन मी, असं भावना ठेवून मी तिथे माझं ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं. ॲडमिनिस्ट्रेशनपेक्षा मी काय केलं मला नाही माहिती, शब्द नाही माझ्याकडे, पण मी ॲडमिनिस्ट्रेटर नाही होऊ शकत. बिकॉज आय कांट बी हार्श पर्सन फॉर एनीबडी. सो थँक्यू फॉर लिसनिंग अँड थँक्यू फॉर ऑनरिंग मी. खूप खूप धन्यवाद मॅम. या ठिकाणी आज मॅमचा ज्या पद्धतीने सत्कार झाला आणि त्यांच्या मनामध्ये ज्या सगळ्या काही भावना होत्या त्या तुमच्या सगळ्यांसमोर मांडता आल्या, यासाठी मी तुमच्या सगळ्यांचे पण धन्यवाद देते. आणि मॅमला आम्ही परत एकदा शुभेच्छा देतो की त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी सुद्धा त्यांना खूप खूप शुभेच्छा आणि त्यांचं खूप खूप अभिनंदन. यानंतर डॉक्टर सुधीर भावे सर यांचा परिचय करून देण्यासाठी मी या कार्यक्रमाचे प्रकल्प प्रमुख डॉक्टर कमल किशोरजी लड्ढा सर यांना पाचारण करते. डॉक्टर भावे सरांचा कार्यक्रम लवकरच सुरू होणार आहे. सभी को नमस्कार और सप्रेम अभिवादन. मुझे आज एक ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व का परिचय देने का सुअवसर मिला है. आज का दिन हमारे लिए विशेष है क्योंकि हमारे बीच उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके ज्ञान, अनुभव और संवेदनशीलता ने मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में अमूल्य योगदान दिया है, डॉक्टर सुधीर जी भावे.
वैसे इनका परिचय देने की बहुत आवश्यकता नहीं है। आज जिस तरीके से सब लोग इस हॉल में उपस्थित हुए हैं, उनको देखते हुए सब लोग इनको जानते हैं, फिर भी आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा में मुझे उनके बारे में आपको कुछ जानकारी देनी है। आपने MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से पास करने के तत्पश्चात PGI चंडीगढ़ से इन्होंने मानसिक रोग की साइकेट्री की MD की डिग्री उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में आप MKP सॉलिड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मानस रोग विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत है। पिछले 37 वर्षों का अनुभव ने आप न केवल एक लोकप्रिय शिक्षक है, बल्कि आपको चिकित्सा क्षेत्र में आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े होने के कारण आपने कई वैज्ञानिक शोध पत्र और पुस्तकें प्रकाशित की है। आपका सबसे बड़ा योगदान यह है कि आपने दुनिया की पहली साइबर साइकेट्री की पुस्तक का संपादन करने का गौरव प्राप्त किया है। आप केवल चिकित्सा और अभ्यास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक उम्दा गायक भी है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपका एक बहुत अच्छा गाने का एल्बम भी 2010 में प्रसारित हो चुका है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर सुधीर जी भावे आज हमसे संवाद करने एक अत्यंत आवश्यक और समय सामयिक विषय पर खुद में और बच्चों में मोबाइल का व्यसन को कैसे रोके, इस विषय पर आपको जानकारी देंगे। आप सभी जानते हैं कि डिजिटल लत एक अदृश्य जंजीर बन चुकी है और ऐसे में यह व्याख्यान हमें विवेक और संतुलन की राह दिखाएगा। तो आइए पूरे आदर और उत्साह के साथ स्वागत करें डॉक्टर सुधीर जी भावे का। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आणि डॉक्टर सुधीर भावे सर ह्यांचा सत्कार करण्यासाठी द सिनियर मोस्ट सायकिट्रिस्ट डॉक्टर प्रमोद ठाकरे सर ह्यांना मी मंचावरती आमंत्रित करते। डॉक्टर प्रमोद ठाकरे सर, त्यासोबतच डॉक्टर सोमानी सर आणि उपस्थित सर्वच मान्यवरांना मी विनंती करेल की या ठिकाणी आपण सुधीर भावे सरांना सन्मानित करावं। आज एवढ्या छान उपक्रमाचं आयोजन आपल्या सगळ्यांसाठी केलेलं आहे। ही आपली नैतिक आणि सामाजिक जबाबदारी समजून आजच्या कार्यक्रमाचं त्यांनी आयोजन केलेलं आहे। असं म्हणतात की देवासारखे येती धावणं, देवासारखे येती धावणं, देवासारखे सदैव सलाम। एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे डॉक्टर सुधीर भावे सरांसाठी। आणि आता क्षणाचाही विलंब न करता यानंतर डॉक्टर सुधीर भावे सर आपल्या सर्वांसोबत संवाद साधणार आहेत। एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे डॉक्टर सुधीर भावे सरांसाठी। रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा असं ब्रीद असणारे हे सगळे डॉक्टर्स आणि त्यांच्या माध्यमातून आज आयोजित केलेला हा छानसा सोहळा, या सोहळ्याचे तुम्ही सर्वजण साक्षीदार आहात। या ठिकाणी डॉक्टर आरती कुलवाल मॅम विनंती करेल की पुढची सूत्र आपण सांभाळा। मुझसे कहा गया कि अगर हिंदी में बोलूं तो बेटर रहेगा। मेरे ख्याल से हिंदी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि हिंदी सभी को समझ आती है। मराठी में कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हिंदी में ही बात करूंगा। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो रविवार को जब सुस्ताने का समय होता है, आराम से लेटने का समय होता है, सब लेट चलता है, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में ऐसा शायद ही कभी होता है कि हॉल अंत तक भरा हो। बहुत बहुत खुशी है मुझे। मैं बहुत ही आभारी हूँ IMA का, डॉक्टर सोमानी, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतने प्यार से मुझे यहाँ पे बुलाया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने के लिए कहा है। टॉपिक महत्वपूर्ण है, सभी जानते हैं। आजकल हम सबके हाथ में स्क्रीन है, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हैं। उसके बारे में बहुत चर्चा होती है, बहुत घरों में झगड़े होते हैं। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, आपको बताया गया है, मानसिक रोग विशेषज्ञ। तो एक साइकेट्रिस्ट होने के नाते मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स या माता पिता आते हैं बच्चों को लेके। बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल के बारे में बहुत उनको चिंताएं रहती हैं। ये जान के हम सबको बहुत धक्का पहुंचता है कि ऐसे बच्चे हम देखते हैं कि जो रोज़ 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। अब स्वाभाविक है कि ये ठीक तो नहीं है, इसमें से कई समस्याएं पैदा होती हैं। ये मेरा बहुत एक सौभाग्य रहा है कि हमारी जो नेशनल सोसाइटी है, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी,
तो उन्होंने कुछ 3-4 साल पहले मुझे जिम्मेदारी सौंपी कि मैं रिकमेंडेशंस फॉर स्क्रीन यूज़ यानी स्क्रीन का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, उसके बारे में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वगैरह वगैरह, इसके बारे में मैं लिखूं। तो ये रिकमेंडेशंस मैंने नेशनल लेवल पे बनाए, और आप में जिनको इंटरेस्ट होगा कि ये रिकमेंडेशंस एग्जैक्टली हैं क्या, तो आपको बता दूं कि इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, अगर आप इंटरनेट पर जाके ब्राउज करते हैं, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी इसकी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे ये पूरे रिकमेंडेशंस हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल, स्क्रीन्स का इस्तेमाल कितना हो, कैसा हो, उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए, माता पिता के लिए प्रिकॉशंस वगैरह वगैरह, तो ये देखे जा सकते हैं। एक छोटी सी कहानी बता दूं जो कि सच है, इट्स ए ट्रू स्टोरी। कुछ 4-5 साल पहले, कोविड के थोड़े पहले, मैं स्विट्ज़रलैंड गया था। स्विट्ज़रलैंड में मैं ट्रेन से जा रहा था, और ट्रेन से, अब वहाँ पे क्या होता है, यूरोप में खासकर जो ट्रेन से बिल्कुल खाली पड़ी रहती हैं, बहुत एक अपने को आदत नहीं होती खाली ट्रेन देखने की, तो ट्रेन में केवल मेरा परिवार था एक एंड में, और बीच में एक लेडी बैठी हुई थी एक छोटे से बच्चे को लेके, इन्फेंट को लेके, बस, और कोई यात्री नहीं थे। और मैं देखा लेडी ब्रेस्ट फीड कर रही है, बच्चे को दूध पिला रही हैं, और उनके एक हाथ में बच्चा था, बाएं हाथ में, दाएं हाथ में मोबाइल था। और मैंने देखा कि ट्रेन की अवधि करीब आधा घंटा थी, ब्रेस्ट फीडिंग आधा घंटा चलता रहा, और वो लेडी लगातार मोबाइल को देखे जा रही थी। अब नॉर्मली हम लोग किसी को इतना ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बट मेरे अंदर का साइकेट्रिस्ट जाग रहा था कि देखें ये इनका इस्तेमाल कैसा है। और मैंने देखा लगातार उसने बच्चे की तरफ एक बार भी नहीं देखा, लगातार ध्यान सारा मोबाइल की तरफ। अब ये बात बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। मेरे ख्याल से सारे पेडियाट्रिशियंस, सारी समझदार माएँ ये जानती हैं कि जब भी एक छोटे बच्चे को दूध पिलाया जाता है, उस समय माँ का बर्ताव कैसा होना चाहिए। बच्चे के साथ आई टू आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। आप बच्चे को देख रहे हैं, पुचकार रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, बीच में जिसको हम कहते हैं स्वीट नथिंग्स, यानी ऐसे कुछ बड़बड़ कर रहे हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जिससे कि बच्चा प्रलोभित हो, खुश हो। तो ये सब, हाँ, तो ये सब जब होता है तब जाके माँ और बच्चे का बॉन्डिंग अच्छा होता है, पर यहाँ कुछ भी नहीं था। तो इस एक उदाहरण से अपने को पता चलता है कि स्क्रीन्स की जो समस्या है वो केवल भारत की नहीं है, बल्कि सारी दुनिया की है। यानी वो स्विट्ज़रलैंड की माँ जो कि मेरा अनुमान है पढ़ी लिखी होगी, यहाँ वहाँ से काफ़ी नॉलेज मिलता होगा, उसका अगर ये बर्ताव है, तो एक अशिक्षित महिला जो इलिटरेट है, पढ़ाई लिखाई नहीं के, उसके हाथ में मोबाइल आ गया, तो वो क्या करती होगी। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी ख़राब नहीं होती है, बेसिक, नो टेक्नोलॉजी इज़ बैड। जो भी टेक्नोलॉजी साइंस की देन है वो इनहेरेंटली ख़राब नहीं होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसा किया गया है इसको बड़ा महत्व है। अब स्क्रीन के, मोबाइल के फ़ायदे बहुत हैं, यानी अगर हम फ़ायदे गिनाएं तो बहुत सारे। यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं उनको भी ये पता होना ज़रूरी है कि स्क्रीन से अपने को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है, अपने ज्ञान में वृद्धि होती है, हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अपनी हेल्थ के बारे में हम लोग, न्यूट्रिशन के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में काफ़ी इनपुट ले सकते हैं। ब्रेन को अलग अलग ढंग से स्टिमुलेशन मिलता है, सोशल कनेक्टिविटी होती है, आपके दोस्त बनते हैं, परिवार से संबंध जुड़े रहते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें कई लोगों से संबंध बना हुआ है। पर, एंड इट्स ए वेरी बिग बट, कि पर ऐसा है कि इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी काफ़ी है। अब आज मैं जो कहने जा रहा हूँ आपके सामने, उसको मैं थोड़ा 2-3 भागों में विभाजित करना चाहूँगा। पहला हिस्सा है कि बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है, यानी 1-2 साल की उम्र तक, या ऐसा कह लें कि 0 to 5 साल की उम्र तक, यहाँ पे जिम्मेदारी बच्चे की नहीं है, माता पिता की है। तो मोबाइल का या किसी भी स्क्रीन का, जब मैं स्क्रीन कहता हूँ, जब मैं मोबाइल कहता हूँ रादर, तो मेरा सवाल केवल मोबाइल्स के बारे में नहीं है, बल्कि कोई भी स्क्रीन, भले वो टैबलेट हो या लैपटॉप हो या फिर टेलीविज़न हो, आई मीन ये सबको लागू होता है। तो स्क्रीन का इस्तेमाल 0 to 5 ईयर्स की एज में कैसा हो, उसके बाद की उम्र में कैसा हो, और बड़ों में कैसा हो, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा का आशय, उद्देश्य
केवल ये है कि स्क्रीन का इस्तेमाल हम लोग सेफ ढंग से करें, उसके एडिक्शन में न पड़ें और अपने बच्चों की ओर पर्याप्त ध्यान दें जिससे कि उनकी पीढ़ी बची रहे। अब 0 to 5 ईयर्स, 5 साल की उम्र तक, हमने जो रिकमेंडेशन बनाए हैं इंडियन, जिसको मैंने ऑथर किया था, वो दुनिया भर के रिकमेंडेशन से मेल खाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक जागतिक संस्था है स्वास्थ्य की, उन्होंने भी कहा है, हमने भी उसमें लिखा है कि 2 साल की उम्र तक, ध्यान से सुने, 2 साल की उम्र तक स्क्रीन को एक्सपोज नहीं करना है। अब आजकल हम लोग देखते हैं कि छोटा सा 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, उसके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल चाहिए ना तो बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो ये सारी ऐसी बात है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो 2 साल तक नो मोबाइल। उसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं, यानी कभी अगर बच्चे ने बिल्कुल शांत बैठना है तो देना पड़ सकता है। जैसे मान लो आप सफ़र कर रहे हैं, मान लो हवाई जहाज का सफ़र है, वहाँ बच्चा शांत नहीं बैठ रहा है, बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, और मोबाइल दिया तो शांत हो रहा है, तो चलेगा, क्योंकि वहाँ बाकी लोगों को अपने को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। अगर डेंटिस्ट का कोई ट्रीटमेंट है, दांत का इलाज हो रहा है और डेंटिस्ट की कुर्सी पे अब शांत बैठना ही पड़ता है, वहाँ शांत नहीं बैठ रहा है, ठीक है, वहाँ थमा दो। या फिर कभी माता पिता से वीडियो कॉलिंग करना पड़ा, माता पिता बाहर कहीं गए हैं, किसी दूसरे गांव में गए हैं, शहर में गए हैं, बच्चा उनको काफ़ी मिस कर रहा है, दादा दादी ने वीडियो कॉलिंग करा दिया, तो वो ठीक है। तो ये कुछ अपवाद हैं, बट बाय एंड लार्ज ज़्यादातर 2 साल तक इस्तेमाल ना हो। अब 2 साल के बाद क्या, 2 से 5 साल तक हम लोग देखें। ये बताना ज़रूरी है कि छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल देना न ही आवश्यक है और न ही उसका अधिकार है, ये समझ लें। न ही आवश्यक है और न ही उसका अधिकार है। बच्चा अगर बहुत रो रहा है या दूसरे बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करते हुए देख रहा है, इसलिए अगर आप देना चाह रहे हैं तो उसका अधिकार नहीं है। यह तय करने का अधिकार आप ही के पास है। अगर उसने मोबाइल देखना है एक 5-6 साल की उम्र तक, तो सावधानी ये बरतनी है कि आपके साथ बैठ के देखेगा, आपको थोड़ा समय निकालना होगा। अब मुझसे कई लोग सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इतने छोटे बच्चे को कितनी देर देना चाहिए, तो उसका मेरा उत्तर है कि दिन भर में अगर अपने को समय देना ही है, अधिक से अधिक 1 घंटा डिवाइडेड इनटू 2, यानी मान लीजिए सुबह जैसे आधा घंटा उसके साथ देख लिया, शाम को आधा घंटा देख लिया। ऑफकोर्स अब आपके पास उस तरह का समय होना चाहिए, पर इससे ज़्यादा एक्सपोजर ना हो। और जो भी बच्चा देख रहा है वो आपके साथ बैठ के ही देखेगा, और उस समय जो देखा जा रहा है उसको मनोरंजक वैल्यू है इसलिए देखा ना जाए, यानी उसको मज़ा आता है इससे नहीं दिखाना है, बल्कि उसको कोई एजुकेशनल वैल्यू है क्या उसमें से उसको कुछ अच्छा जानने को मिल रहा है, अच्छा सीखने को मिल रहा है, या स्कूल में कुछ पढ़ाया गया उसकी कोई टीचिंग एड है। अब जैसे 4-5 साल का बच्चा है, स्कूल में गिनती सिखाई जा रही है, तो गिनती सिखाने का कोई इंटरेस्टिंग तरीका है क्या? आजकल हैं ऐसे यूट्यूब पे अनगिनत वीडियोस है जहाँ डांस करते करते बच्चे 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह गा रहे हैं, तो उस तरह का एक्सपोजर उस उम्र तक ठीक है। इस उम्र में स्क्रीन का गलत इस्तेमाल करने देना, ये माता पिता कब करते हैं? जब बच्चे को शांत रखना है। तो बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, और आपको उसको शांत करने का एक ही तरीका मालूम है कि उसके हाथ में मोबाइल दे दो, शांत रहेगा। ये गलत है। बच्चे को शांत रखने के लिए मोबाइल देना गलत होगा। बच्चे को एंगेज्ड रखने के लिए देना गलत होगा। एंगेज यानी कैसा? अब मेरे पास माएँ आती है, डॉक्टर साहब ये खाना ही नहीं खाता जब तक इसके हाथ में मोबाइल ना हो, जब मोबाइल देखता रहता है तब खाना खाता रहता है, तो ये गलत है। आई मीन यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम समथिंग एल्स बाय द यूज ऑफ द मोबाइल, तो ये ना हो। यानी ये जो आदत है कि मोबाइल देखता है तभी खाता है, इसको बहुत शुरू में ही तोड़ देना पड़ेगा पूरी हिम्मत के साथ। एक कहीं मैंने बहुत अच्छा वाक्य पढ़ा था। एक पीडियाट्रिशियन थे इंग्लैंड में, उनका नाम था R.S. इलिंगवर्थ। इलिंगवर्थ ने, यहाँ जो अगर कोई पीडियाट्रिशियंस बैठे होंगे वो जानते हैं कि इलिंगवर्थ ने कुछ कुछ किताबें पीडियाट्रिशियंस के लिए लिखी हैं, कुछ आम जनता के लिए लिखी हैं। और उनका एक वाक्य मुझे बड़ा अच्छा लगा माता पिता के लिए, कि इंग्लिश में है कि बी कंसर्न्ड एनफ एंड स्ट्रॉन्ग एनफ टू विथस्टैंड टेम्पररी एनिमोसिटी।
एनिमोसिटी यानी दुश्मनी, एनिमिटी. सो बी कंसर्न्ड एनफ एंड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू विस्टैंड टेम्पररी एनिमोसिटी. यानी अगर आप बच्चे से वाकई प्यार करते हैं, कंसर्न्ड हैं, उसके बारे में चिंता है, तो कुछ देर के लिए वो नाराज भी हो गया, झगड़ा भी कर लिया आपसे, तो उसकी चिंता नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके दिमाग में उसकी चिंता है. सो बी कंसर्न्ड एनफ एंड स्ट्रॉन्ग एनफ. पक्का होना भी बहुत ज़रूरी है. कई खासकर माओं को मैंने देखा है कि बहुत जल्दी ऐसे घबरा जाती हैं, ऐसे हथियार डाल देती हैं कहेंगे बच्चों के सामने. अब जब भी कोई माँ आके कहती है मुझे कि डॉक्टर साहब क्या करें, सुनता ही नहीं है, तो मैं माँ को कहता हूँ आप जितनी लाचार दिख रही हैं और जिस ढंग से कंप्लेंट कर रही हैं, गलती आपकी दिख रही है. यानी आपने शुरू से ही अगर वो अनुशासन लगाया होता तो वो क्या उसका बाप भी सुनता. तो बी कंसर्न्ड एनफ एंड करेजियस एनफ टू विस्टैंड टेम्पररी एनिमोसिटी. तो बच्चे के हाथ में अगर आपने तय किया कि खाना खाते समय मोबाइल नहीं देना है, नहीं देना है, चाहे वो कितना भी रोए सर पटके. माँ को चिंता होती है कि डॉक्टर साहब फिर वो खाएगा नहीं. आपको एक बड़ा सिंपल फैक्ट बता दूं, वाकई मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ. बच्चा एक जानवर है. बच्चा जानवर है. मैं भी जानवर हूँ, आप भी जानवर हैं. जानवर को भूख लगेगी तो झक मार के खाएगा, ये बताता हूँ, पक्की बात है. अगर आपका बच्चा कहता है कि जब तक मोबाइल नहीं दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो बोलना ठीक है बेटा, थाली उठा के रख दें, उसको बोलें कि जब बेटा भूख लगेगी तो खा लेना, शर्ती आपको लिख के देता हूँ, खाएगा बाद में. तो ये चिंता नहीं करना है कि बच्चे ने मान लो एक टाइम पे खाना नहीं खाया, दिन भर खाना नहीं खाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी हेल्थ पे कोई ऐसा लॉन्ग टर्म असर नहीं होने वाला है. तो उस समय अपने को स्ट्रांग रहना है. तो खाना खाए केवल इसलिए मोबाइल देना गलत होगा. आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, आप किचन में बहुत बिजी हैं, बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, तो उसको चुप करने का एक ही तरीका, हाथ में मोबाइल थमा दो, चुप बैठा रहेगा. ये भी गलत है. यानी केवल आपको सुकून मिले इसलिए उसके हाथ में मोबाइल दे दो, ये सही नहीं होगा. तो ये कुछ मौके हैं जबकि बच्चे के हाथ में मोबाइल देना गलत होगा. क्या होता है कि इस उम्र में बच्चे का जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो बहुत रैपिडली डेवलपिंग होता है. कितना रैपिडली आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा. अपने ब्रेन में सेल्स होते हैं. सेल्स हम सब लोग जानते हैं, स्कूल में बायोलॉजी में पढ़ा है. उनको न्यूरॉन कहते हैं. आदमी की खासियत है, अब बंदर के मस्तिष्क में, गोरिल्ला के मस्तिष्क में, आदमी के मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स है, अरबों, बिलियंस ऑफ देम. आदमी के ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं. अब हम में और बंदर में क्या फ़र्क है? फ़र्क है कनेक्शंस का. यानी मेरे दो न्यूरॉन्स में जो कनेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, नंबर में बहुत ज़्यादा हैं. एक जो ब्रेन का सेल है, न्यूरॉन है, वो 15,000 बाकी न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है. कल्पना करें, यानी इतना वो भयंकर जाल होता है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि केवल वन सेल कनेक्टेड टू 15,000 सेल्स. अब कनेक्शन कब होता है? कनेक्शन शुरू होता है बिल्कुल जब बच्चा पेट में होता है. पहले साल में, दूसरे साल में कितने कनेक्शन डेवलप होते हैं? आपको आश्चर्य होगा, हर सेकंड में करीब 10 लाख. कितना बड़ा आंकड़ा है, हर सेकंड में. यानी अगर आप किसी 1 साल के बच्चे को देख रहे हैं अभी, तो अगर आप उसको 5 सेकंड देख रहे हैं तो उतने में 50 लाख कनेक्शंस बन गए हैं. ये कनेक्शन कैसे तय होते हैं? बच्चे के भेजे में जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा है, बच्चा जो भी देख रहा है, बच्चा जो भी सुन रहा है, बच्चा माता पिता के टच से जो महसूस कर रहा है, उससे जो इंफॉर्मेशन जाता है ब्रेन में, दैट लीड्स टू द कनेक्शंस. तो ये जान लें कि इतनी छोटी उम्र में उसके सिर में जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा है वो आपके ऐसे पर्सन के जरिए जा रहा है या मोबाइल के जरिए जा रहा है. दोनों में बहुत फर्क है. एक छोटे बच्चे के साथ, 2 साल के बच्चे के साथ, 1 साल के बच्चे के साथ मम्मी डैडी जब खेलते हैं, उसके साथ हंसते हैं, उसको गोदी में लेते हैं, उसको चलाते हैं, उससे बातें करते रहते हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल के, बच्चा जब 1 साल का होता है तो उसके करीब 1 फुट अंदर तक जाना चाहिए. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यहाँ बैठे हैं, मेरे बताने की गरज नहीं है कि बच्चे का जो फील्ड ऑफ विजन होता है वो नवजात शिशु का 1 फुट तक होता है. तो छोटी उम्र में बहुत पास जाके बात करना पड़ता है, बाद में धीरे धीरे आप अपना सिर दूर ले जा सकते हैं. पर आपका बच्चे के साथ कितना संवाद हो रहा है, क्वांटिटी, किस क्वालिटी का हो रहा है, ये बहुत आवश्यक बात है. और इस पे क्या डिपेंड करता है? इससे बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज, बच्चे का बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट,
बच्चे का सोशल विकास यानी दूसरों से कनेक्टेड रहना, दूसरों को कैसे हैंडल करना वगैरह वगैरह, बच्चे का मोटर विकास यानी मूवमेंट्स का विकास, आपके साथ जितना खेलेगा, जितना आपको इमिटेट करेगा, जितना आप उसको बिठाएंगे, खड़ा करेंगे, चलाएंगे, उतना फिजिकल डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा। तो ये सारे विकास कब होते हैं? जब माता पिता और बच्चे में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता रहता है। अगर इसकी जगह मोबाइल ने ले ली तो ये सारा कम्युनिकेशन कट हो जाएगा। बच्चा बात कम करेगा, बात कम करने का मौका ही नहीं आएगा, ध्यान मोबाइल में लगा हुआ है। बच्चे की सोशल कनेक्शन, सामाजिक कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाएंगे क्योंकि कनेक्शन है तो केवल मोबाइल के साथ है, वगैरह वगैरह। इतनी छोटी उम्र में जान लें कि एक 3, 4, 5 साल तक, उसके बाद भी अगर मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ तो उससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं ये समझ लें। एक तो बच्चे का वजन बढ़ सकता है, जितनी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, स्वाभाविक है, सब लोग जानते हैं, जितना मूवमेंट्स कम होंगी, शारीरिक एक्टिविटी कम होगी, वजन बढ़ेगा। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण असर है, नींद पे है। सोने तक या सोने के 1 घंटा पहले तक अगर मोबाइल का इस्तेमाल हुआ है तो अपनी नींद पोस्टपोन हो जाती है, देरी से आएगी। आपको एक यहाँ पे आंकड़ा बता दूँ कि अगर सोने तक कोई बच्चा या बड़ा भी, एडल्ट्स, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो जो नींद पोस्टपोन होती है वो करीब 2 घंटे से होती है। मोबाइल से जो लाइट आती है ना, थोड़ा फिजिक्स में जाते हैं हम लोग, उसमें ब्लू लाइट कहते हैं। एलईडी स्क्रीन होता है, ब्लू लाइट आती है और ब्लू लाइट अपने ब्रेन में कुछ गड़बड़ करती है, जो नींद का हार्मोन है उसको दबा देती है, तो अपनी नींद पोस्टपोन हो जाती है। तो बच्चे की नींद कम हो जाती है, बच्चे की एकाग्रता कम होती है, कंसंट्रेशन कम होता है। होता क्या है कि बच्चा मोबाइल पे जो भी देखता है तो वो चीज़ें बहुत स्टिमुलेटिंग होती हैं, स्टिमुलेटिंग, उत्तेजक, खटाखट इमेजेस बदल रही हैं, कलर्ड है, यहाँ से गोली चल रही है, वहाँ से कोई भाग के आया, वहाँ से कोई उड़ गया, तो वेरी स्टिमुलेटिंग। अब होता क्या है कि बच्चा अगर घंटों घंटे मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो उसी प्रकार का स्टिमुलेशन बाद में बाहर मिलना संभव नहीं है ना। बाहर की दुनिया बोरिंग है, अपन बैठे हुए हैं, डैडी वहाँ पेपर पढ़ रहे हैं, मम्मी किचन में हैं, तो कोई स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है। पर ब्रेन को तो स्टिमुलेशन की आदत हो गई है। अब मैं 4 घंटे रोज मोबाइल देख रहा हूँ एज ए 4 साल का बच्चा, तो क्या होगा कि जब मोबाइल मेरे हाथ में नहीं रहेगा तो वही स्टिमुलेशन मैं वातावरण में ढूंढने लगता हूँ। मैं ज़्यादा भाग दौड़ करने लगूंगा, मैं खुद को स्टिमुलेट करने की कोशिश करूँगा, मेरा ध्यान एक जगह फोकस नहीं हो पाएगा, ध्यान यहाँ वहाँ दौड़ेगा। तो ये जो समस्याएं हैं, अब ये जब ज़्यादा स्वरूप में आती है तो ADHD नाम का मानसिक रोग बन जाती हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इंटरनेट आया 1989 में, यानी आज से करीब, अब गिन 36 साल पहले। और जो बहुत सीनियर टीचर्स हैं दुनिया भर में, उनका ये कहना है कि पिछले 20-30 साल में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारी क्लास में बच्चों का जितना कंसंट्रेशन रहता था, एक जगह बैठने की क्षमता थी, अब कम हो गई है। तो मोबाइल और स्क्रीन्स का डेवलपमेंट और बच्चों में बढ़ता हुआ ADHD, ये दोनों एक साथ हो रहा है और कारण अपने को क्लियरली दिख रहा है। तो ये ध्यान रहे, वजन बढ़ेगा, नींद कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगा। कंसंट्रेशन कम हुआ तो फिर आप जो बता रहे हैं बच्चा उस पर फोकस नहीं कर पाएगा, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस नहीं कर पाएगा, सोशल कनेक्टिविटी कम हो जाती है, दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बच्चे के साथ बैठ के देखें, दिन में 1 घंटे से ऊपर देखना नहीं है। किस टाइप का कंटेंट बच्चे ने नहीं देखना है, इसको बड़ा महत्व है, बच्चे को क्या नहीं दिखाना है। आपको एक बात बता दूं कि आमतौर पे ये माना जाता है कि बच्चों को कार्टून फिल्म्स दिखाते हैं। अब कार्टून फिल्म्स हमेशा सेफ होती हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्टून फिल्म्स में भी वायलेंस हो सकता है, कार्टून फिल्म्स में भी हॉरर हो सकता है, जो कि कम उम्र में देखना ठीक नहीं है। तो माता पिता को ये पता होना चाहिए कि ये फला कार्टून फिल्म उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गन फाइट्स हैं, इसको मारा जा रहा है, खून निकल रहा है, कार्टून्स में होता ही है। तो इसलिए कैसे होना चाहिए, पेपा पिग, आप लोगों में से कितनों ने देखा है पेपा पिग? गुड। कुछ ऐसे जिसको हम कहेंगे ना गुड फैमिली वैल्यूज और शान टाइप के जो कार्टून फिल्म्स होते हैं, बच्चों को पसंद आता है पेपा पिग, यानी
अभी थोड़ा उसका चलन शायद कम हो गया है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 साल की उम्र में बहुत बच्चे देखते थे। तो कार्टून दिखाते हो तो वैसे दिखाएं। फास्ट मूविंग इमेजेस नहीं देखने हैं बच्चे ने, जहाँ रैपिडली इमेजेस मूव हो रहे हैं। बहुत आकर्षक अलग अलग रंगों के इमेजेस भी ना देखें। क्यों? क्योंकि दिक्कत वही होगी कि वो अगर उसका बम्बार्डमेंट अपने ब्रेन पे होता रहा तो बच्चे का कंसंट्रेशन कम रहेगा। तो फास्ट मूविंग थिंग्स, वेरी अट्रैक्टिव कलरफुल चीज़ें, हॉरर वाली चीज़ें, वायलेंस वाली चीज़ें, इनसे बच्चे को अपने को बचाना है। कुछ कुछ समय हैं जो कि मैं कहूँगा पवित्र हैं, जिस समय बच्चे ने मोबाइल नहीं देखना है। तो ये पवित्र समय कौन कौन से हैं? खाना खाते समय। खाने का टाइम शुड बी अ फैमिली टाइम, जब सब एक साथ बैठ के खा रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी है कि खाने के टेबल पे जो गप्पे होती हैं वो पॉजिटिव हों, उसमें टीका टिप्पणी कि हम तुमको देख रहे हैं बहुत दिन से, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है। अगर ऐसा रहा तो बच्चा फिर खाने के टेबल पे कंफर्टेबल नहीं रहता है, उस समय खाना टालेगा, बाद में खाना खाना चाहेगा। सो इट शुड बी फैमिली टाइम विच शुड बी पॉजिटिव इन क्वालिटी। तो खाने के टेबल पर मोबाइल ना हो, बेडरूम में मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। जो मैंने कहा कि सोने के पहले इस्तेमाल नहीं करना है और बेडरूम में रखना ही नहीं है मोबाइल। नो गैजेट्स इन द बेडरूम। एंड थर्डली, बच्चा जब खेल रहा हो, नहीं तो फिर क्या होता है कि जैसे बच्चे को खेलने में मज़ा नहीं आ रहा है और बगल में मोबाइल पड़ा है तो बस थोड़ा खेल रहा है, थोड़ा मोबाइल देख रहा है, थोड़ा खेल रहा है, थोड़ा मोबाइल देख रहा है। तो ये ना हो। तो ये कुछ कुछ समय है जबकि बच्चे के हाथ में मोबाइल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बात बहुत ज़रूरी है कि जब ये सब हम मोबाइल अनुशासन लागू कर रहे हैं तो पेरेंट्स देमसेल्व्स शुड बी गुड रोल मॉडल्स। ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आपके मुंह से जो निकल रहा है बच्चा वो इतना फॉलो नहीं करता, लेकिन आपका बर्ताव जो है वो ज़्यादा फॉलो होगा। अगर माताएं पिता वही अगर मोबाइल में लगे रहते हैं अक्सर दिन भर, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, यानी ऐसे अनगिनत हमें भी बैठे होंगे यहाँ पे लोग हैं, एडल्ट्स हैं जिनका बहुत सारा समय मोबाइल में बीतता है। तो बच्चा अगर आपको लगातार मोबाइल इस्तेमाल करता हुआ देख रहा है तो उससे अपेक्षा नहीं की जाती कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि आप उसके सामने गलत मॉडल रख रहे हैं। और इस पर भी स्टडीज़ हुई हैं, इस पर अनुसंधान है, रिसर्च है कि जिन घरों में पेरेंट्स का मोबाइल का इस्तेमाल कम रहता है, लिमिटेड रहता है, उस घर में बच्चों का इस्तेमाल भी कम रहता है। तो ये बात बहुत ही आवश्यक है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो कि इतने कम उम्र में अपने लागू करनी है। अब बच्चा जैसे बड़ा होता है 5 6 7 साल का, वहाँ से लेके पूरी किशोर अवस्था यानी 17 18 साल की उम्र तक, तब तक माता पिता ने कौन से प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। अब यहाँ पे ये बता दूँ कि मोबाइल से उत्पन्न होने वाली मैंने जो समस्याएं बताई, वज़न का बढ़ना, नींद कम आना, कॉन्सेंट्रेशन कम होना, सोशल कनेक्टिविटी कम होना, कम्युनिकेशन स्किल्स कम होना, लैंग्वेज का डेवलपमेंट डिले होना, इसके अलावा बच्चा जैसे बड़ा होता है वैसे और 2 खतरे पैदा हो जाते हैं। एक है एकेडमिक डिक्लाइन, पढ़ाई में गिरावट। अब कोई बच्चा अगर दिन में 6 घंटे मोबाइल देख रहा है, 8 घंटे मोबाइल देख रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसका मोबाइल देखना इज कॉम्पीटिंग विथ समथिंग मोर प्रोडक्टिव। यानी जिस 8 घंटे में मैं मोबाइल देख रहा हूँ तो उसी समय में मैं डेफिनेटली ऐसी कई बातें कर सकता हूँ जो कि बेहतर है, मेरे ज़्यादा फायदे की हैं, पढ़ाई। तो ये तो हम जितने साइकियाट्रिस्ट यहाँ बैठे, केड़कर सर बैठे हैं, बहुत सीनियर, डॉक्टर ठाकरे हैं, तो हम सब जानते हैं कि जिस घर में बच्चों का मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है उनमें पढ़ाई में गिरावट आने लगती है। सो एकेडमिक डिक्लाइन वो एक डेंजर है इस उम्र में। और दूसरा एक बड़ा जिसको डेंजर ही कहेंगे वो है एक्सपोजर टू इनएक्यूरेट, इनएप्रोप्रिएट और डेंजरस कंटेंट। एक्सपोजर टू इनएक्यूरेट, बहुत सारी बातें इनएक्यूरेट रहती है। एक 16 साल का बच्चा कुछ देख लेगा, प्रोटीन पाउडर, इससे मसल बनते हैं, वो प्रोटीन पाउडर भली हानिकारक हो वो ले लेगा, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है। इनएप्रोप्रिएट, कम उम्र में सेक्सुअल चीज़ें देख ली, सेक्सुअल एक्टिविटी देख ली, पोर्नोग्राफी बहुत ही कॉमन है आजकल, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि एक बढ़ती उम्र में गलत एक ऐसी चीज़ का एक्सपोजर हो गया कि जो कि अपना दृष्टिकोण, अपने विचार बदल डालता है उस उम्र में। एंड तीसरा डेंजरस कंटेंट, किसी ऐसे से दोस्ती बना ली जिससे दोस्ती नहीं बनानी चाहिए थी, उसने फिजिकली मिलने के लिए कहा और कोई डेंजरस परिस्थिति पैदा हो गई।
तो इस उम्र में ये कुछ एडिशनल खतरे हैं। अब बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है तो उसके मोबाइल के इस्तेमाल के बारे में मैं ये कहूँगा कि इस्तेमाल जो है वो बच्चे के साथ चर्चा करके किसी अपने एक सहमति पे पहुंचना है। क्या होता है कि एक खास उम्र के बाद यानी 5-6 साल के बाद कोई भी नियम इम्पोज करना ठीक नहीं होता। तूने कल से केवल आधा घंटा मोबाइल देखना है, बच्चा विद्रोह कर देता है, आधा घंटा बहुत कम है। तो बेहतर ये होगा कि साथ में बैठ के चर्चा करना है कि बेटा ऐसा ऐसा है और हम चाहते बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, तुम कितनी देर करना चाहोगे। तो बच्चे आमतौर पर कोई बच्चा नहीं कहता कि मैं 8 घंटे करना चाहूँगा, बच्चे कहते हैं 1 घंटा करना चाहूँगा, 1.5 घंटा करना चाहूँगा। तो वो फिक्स कर दे, यानी अगर आपको लगता है कि उतना समय उचित है, कोई खतरा नहीं है। मुझसे कई बार पूछा जाता है कि कितने घंटे का इस्तेमाल होना चाहिए। अब आपको ये बता दूँ कि इसका कोई ऐसा डेफिनेट उत्तर नहीं है। कितने घंटे का इस्तेमाल होना चाहिए ये इस बात पे निर्भर करता है कि बच्चा कैसा है, बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब कुछ बच्चों में मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा खतरनाक होता है। कैसे बच्चे? जिनका कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्योंकि जिनका कॉन्सेंट्रेशन कम है वो उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे बिकॉज दे आर गेटिंग मोर स्टिमुलेशन। ऐसे बच्चे जो बहुत इंट्रोवर्टेड हैं, दोस्त नहीं बना पाते हैं, बहुत कम बातें करते हैं, क्योंकि उनको जो एक कनेक्शन मिलता है वो स्क्रीन पर ज़्यादा मिलता है बजाय इसके कि सोसाइटी में। ऐसा बच्चा जिसको किसी भी प्रकार की मानसिक समस्याएं हैं, जिसके पढ़ाई में गिरावट आना शुरू हो गया है ऑलरेडी, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहाँ की मोबाइल का इस्तेमाल कम होना चाहिए, ज़्यादा ना हो। पर अगर मुझे कोई आंकड़ा देना ही है तो मैं ये कहूँगा कि 24 घंटे का इस्तेमाल 1-1.5 घंटा 2 घंटा इससे अधिक ना हो मोबाइल का इस्तेमाल। इसमें केवल पढ़ाई से कनेक्टेड जो बातें हैं वो अपवाद हैं, जैसे आजकल कुछ टीचिंग, होम असाइनमेंट्स, वो उसके लिए स्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो छोड़ के अगर मनोरंजन का इस्तेमाल है तो 1 से 2 घंटा, उससे ऊपर नहीं। और जैसा मैंने कहा ये बच्चे के साथ तय करके होना चाहिए, न कि अपन ने इम्पोज करना है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है केवल बच्चों में नहीं बड़ों में भी, कि जो चीज़ इम्पोज की जाएगी, ज़बरदस्ती ला दी जाएगी, वो फॉलो होने के चांसेस कम होते हैं। तो एक सहमति पे पहुंचना हमेशा बेटर होता है। तो सहमति किसके बारे में होनी चाहिए कि तुम कितनी देर देखोगे, किस टाइम पे देखोगे, उसमें क्या क्या देखोगे। तो इसके बारे में सहमति स्थापित करने की कोशिश करें। हमेशा आसान नहीं होगा, हो सकता है आपके आइडियाज़ और बच्चे के आइडियाज़ मिलते ना हो, बट जैसे मैंने कहा कि यू शुड बी कंसर्न्ड एनफ एंड स्ट्रॉन्ग एनफ। ऐसा समय आ सकता है जब आपको बताना पड़े कि नहीं बेटा तुम्हारी भलाई के लिए मेरे हिसाब से ये करना बेहतर होगा। अब बच्चा जब भी कोई नई ऐप डाउनलोड करना चाह रहा है या किसी नई साइट पे जाना चाह रहा है, तो बच्चों को प्रोत्साहन दे कि पहले आपसे चर्चा कर ली उसके बारे में कि मम्मी मुझे फला ऐप डाउनलोड करना है। यानी आपका संबंध ऐसा होना चाहिए कि बच्चे ने आपको आके बताना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मम्मी ने कहा था बताने के लिए, मैं जाके बताता हूँ, एंड ही टेल्स यू। कोई भी नई एप्लीकेशन, नई चीज़ अगर बच्चा देखना चाह रहा है तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा समय देके आप खुद देख लें कि वो क्या है। क्योंकि हम जानते हैं पेपर में भी कई बार पढ़ते रहते हैं कि जो बच्चा जो ऐप इस्तेमाल कर रहा था वो ख़तरनाक थी। बीच में कोई ब्लू व्हेल नाम की ऐप आई थी, ब्लू व्हेल को देख के कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस थे और आखिरी चैलेंज था खुद को मार डालो, कूद जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो माता पिता को ये ठोक पीट के देखना ज़रूरी है कि ये साइट सही है क्या सही जगह बच्चा जा रहा है। बच्चे को ये बता दें कि मोबाइल पे देखते समय अगर कोई भी चीज़ उसको डिस्टर्ब करती है मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, तो आके आपको बता दे कि इसी चीज़ से मैं परेशान हूँ, ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है। बच्चे को ये बताना ज़रूरी है कि मोबाइल का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय किस टाइप की चीज़ें अपने को हमेशा टालनी है। ये आपकी ओर से आना चाहिए, किस टाइप की चीज़ें टालनी है। क्या टालना है? जाति पाति पे बेस्ड कमेंट्स, इस जाति के लोग ऐसे ही होते हैं, इस जाति के लोग वैसे ही होते हैं, ये टालना है। धर्म के बारे में अपने ओपिनियंस, फला फला धर्म ऐसा है, ये टालना है। सेक्स के बारे में प्रेजुडिस, ये लेडीज सब ऐसी होती हैं या लड़के सारे ऐसे ही होते हैं, इसको अपने को टालना है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि बच्चे को पता होना चाहिए कि ये मैंने नहीं डालना है। बच्चे को ये सिखाना है कि अगर सोशल मीडिया पे तुमने कुछ पोस्ट किया, उसको कोई रिएक्शन निगेटिव आई,
तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। उसको एक मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, कि जब भी कोई ऐसी बात आती है जो तुमको अपसेट कर रही है, तुमने सोशल मीडिया पे कुछ डाला और किसी दूसरे ने बड़ा नेस्टी बड़ा खराब सा कमेंट दिया, तो तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करना है। ये पक्का है कि गुस्से में जो भी पोस्ट किया जाएगा वो समस्या पैदा करेगा। आपके दोस्त ने कुछ ऐसा कमेंट डाल दिया जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और आपने फटाक से उसका जवाब दिया, तो ये जो फटाक से वाला जवाब है वो आमतौर पे गलत होगा, उससे और नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो जब गुस्से में हैं तो रिस्पॉन्ड ना करें। पेरेंट्स से आके बच्चे ने डिस्कस करना कि मम्मी ऐसा ऐसा उसने ये लिखा, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, एंड फिर आपने उसको जो भी है वो राय देना है। तो ये बातें इसमें बहुत ही आवश्यक हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जागतिक आरोग्य संस्था, उसका रिकमेंडेशन है कि इस उम्र में कम से कम 1 घंटा रोज आउटडोर एक्टिविटी हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, 1 घंटा रोज। तो ये आपने इंश्योर करना है कि बच्चा बाहर जाके खेले, आउटडोर एक्टिविटी करे। इसमें ये करना ही है बच्चे ने, उससे वजन बढ़ेगा नहीं, फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी, सोशल कांटेक्ट बढ़ेंगे, सोशल कम्युनिकेशन में जो एक्सपर्टीज़ है उसका वो बढ़ेगा। तो ये बहुत आवश्यक है। और बाकी कुछ एक्टिविटीज़ जैसे पढ़ना, किताबें पढ़ना, पेरेंट्स के साथ गेम्स खेलना, इनके लिए प्रोत्साहन देना है बच्चे को। तो इससे क्या होता है कि फिर मोबाइल में जितना ध्यान लगा हुआ है, अगर पेरेंट्स के साथ पॉजिटिव टाइम बिताया जा रहा है, दोस्तों के साथ बाहर पॉजिटिव टाइम बिताया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि इसका इस्तेमाल कम होगा। बच्चों को सेफ्टी कैसे हासिल करना है मोबाइल पे, ये सिखाना आपका कर्तव्य है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यानी कुछ अगर गड़बड़ हो जाती है आगे जाके और आपने बच्चे के साथ इसके बारे में पहले चर्चा नहीं की है, तो दोषी आप हैं। अब वो क्या बातें बच्चे को सिखानी है? बच्चा जैसे किशोर अवस्था में आता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ने लगता है, तो उसमें कुछ कुछ बातें बताना आवश्यक है। ये मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। कुछ आवश्यक बातें ये हैं कि अपना कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, नाम, पता, फ़ोन नंबर, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है। नो पर्सनल इंफॉर्मेशन। ईमेल एड्रेस जो डाला जा रहा है बच्चे का खुद का, अगर कोई, अब ये किशोर अवस्था में होता है 16, 17, 18 साल की उम्र में, तो बच्चे के ईमेल एड्रेस में उसका नाम ना हो, ठीक है, क्योंकि नाम रहा तो ट्रेस करना, फिजिकली ट्रेस करना ईजी हो जाता है, इवन ऑनलाइन ट्रेस करना ईजी है। जो प्रोफाइल पे नाम है वो भी एक्चुअल नाम ना हो, कोई अलग ही नाम बच्चा इस्तेमाल करे प्रोफाइल पे। आपके बच्चे ने ऐसे कोई लिंक नहीं खोलना है जो कि किसी अज्ञात व्यक्ति से आई है। किसी ने आपको लिंक भेज दी, अब गड़बड़ लिंक भेजने वाले बड़े उसको आकर्षक लवादे में भेजते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव करके भेजेंगे कि ये क्लिक करोगे तो नई दुनिया दिखेगी या वॉटेवर। और तो बच्चे ने ऐसा कोई लिंक प्रेस नहीं करना है। ऐसे किसी भी अननोन आदमी को फ्रेंड नहीं बनाना है, जिसको आप जानते नहीं हैं उसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं करना है। ये बच्चे को अपने को बताना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे अगर कोई आपको पर्सनली मिलने के लिए कहता है, बड़ा कॉमन है, फिर ये लड़की चली यहाँ से, वहाँ से कोई 30 साल का आदमी आया और उसने शोषण कर लिया, तो कोई फिजिकली मिलने के लिए कहता है, उसके लिए बिल्कुल मना कर देना है। और अपने फोटोग्राफ्स भी जो हैं वो अपने जो नॉन दोस्त हैं, सहेलियां हैं, उनके साथ भी शेयर करते समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि इंटरनेट ऐसी जगह है कि जहां कोई भी चीज़ भले ही आपने अपने दोस्त को भेजी हो, वो दुनिया में फैल सकती है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वाकई यानी पूरी दुनिया में फैल सकता है। और फिर उसको आजकल तो AI कुछ भी उन पटांग चीज़ें कर सकता है, एक चेहरे पे एक बॉडी अलग लगा दी और फिर समस्याएं खड़ी हो गई। तो ये कुछ आवश्यक सावधानियां हैं जो बच्चे को बताने की जिम्मेदारी अपनी होती है। और जैसा कि मैंने छोटे बच्चों के बारे में कहा था, वही कुछ बातें यहाँ भी लागू होती हैं कि डाइनिंग टेबल पे, खाने के टेबल पे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, खेलते समय इस्तेमाल नहीं करना है, जब बड़ों से बातें हो रही है तब इस्तेमाल नहीं करना है। एक सूचना माता पिता के लिए है कि जब भी कोई डिवाइस ऑन रहती है, टेलीविजन है या लैपटॉप है, एक बार जब इस्तेमाल नहीं की जा रही है तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। जैसे मैंने तय तो कर लिया कि सुबह बच्चे को मोबाइल केवल आधा घंटा देखने दूंगी, पर हो सकता है टीवी ऑन है और बच्चा आराम से बैठ के देखता जा रहा है, तो उसका स्क्रीन का एक्सपोजर चल रहा है, आधे घंटे में रुका नहीं है ना। जो स्टिमुलेशन उसको धड़ाधड़ ब्रेन को मिलता जा रहा है, वो
जो नहीं होना चाहिए था वो होता जा रहा है, तो उसको समय पे बंद कर देना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को जो जानकारी दी जा रही है मोबाइल के बारे में वो डरावनी ना हो हमेशा हमेशा। नहीं तो हो सकता है कि माँ बाप मोबाइल को एक हवा है ऐसा इस रूप में खड़ा कर दें कि अरे बेटा ये बहुत ही बेकार चीज़ है, इससे बिल्कुल बच नहीं, गलत होगा। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि ऑनलाइन लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। यानी स्क्रीन का इस्तेमाल एक रिस्पॉन्सिबल सही इस्तेमाल कैसा हो ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जब मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ तो कौन सी साइट्स देखूँ, इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर करूँ, ठीक है, किससे कनेक्ट हूँ, अब ये लिटरेसी बहुत आवश्यक है। तो मोबाइल को अगर अपन ने एक हैवान के रूप में सामने रखा तो वो भी गलत हो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो माता पिता का जो दृष्टिकोण है मोबाइल के बारे में वो एक बैलेंस्ड होना बहुत ही आवश्यक है, न कि उसको पूरा खराब बनाए रखना। और मैं कई बार पेरेंट्स को कहता हूँ कि मोबाइल का इस्तेमाल पेरेंट और बच्चे को जोड़ने के लिए होना चाहिए, न कि तोड़ने के लिए। बहुत सारे घरों में तोड़ने के लिए हो जाता है, क्योंकि मोबाइल को लेकर झगड़ा हो रहा है, कितने घंटे इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर झगड़ा हो रहा है, तो ये सारा अपने को टालना पड़ता है। हम लोगों ने क्या करना है, यानी बड़ों के लिए अगर कुछ सजेशंस हैं मेरे। अब बच्चों में तो हमने देखा कि क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कुछ समस्याएं बड़ों में पैदा होती हैं, किशोर अवस्था में भी होती हैं, बड़ों में भी होती हैं। एक होता है अलग अलग टाइप के मोबाइल एडिक्शंस। मोबाइल का इस्तेमाल जितने ज़्यादा देर किया जाएगा उतना एडिक्शन टू इंटरनेट बढ़ेगा। एडिक्शन कई तरह का होता है, यानी एडिक्शन पोर्नोग्राफी का होता है, सेक्सुअल चीज़ों को लेकर। एडिक्शन शॉपिंग को लेकर होता है। पहले क्या है कि घर से उठ के मार्केट जाना पड़ता था, वहाँ जाके कोई दो तीन चीज़ें खरीद के ले आए। अब हाथ में मोबाइल है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, खट 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 कुछ बटन दबाए, आपने 5 चीज़ें मंगा ली, आज मंगाई, कल मंगाई, परसों मंगाई, खुला मैदान है। तो ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ऑनलाइन ब्राउजिंग हो गया, बस देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मज़ा आ रहा है। मोबाइल ये चीज़ ही ऐसी है कि इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखा सकती हैं कि वो तो खजाना है। यानी अगर कोई एंटरटेनमेंट चाहता है तो वाकई खजाना है। आप यूट्यूब देख लो, आप इंस्टाग्राम देख लो, अनलिमिटेड है। तो एडिक्शन बहुत कॉमन है। एक बता दूं कि कम उम्र में जो मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो दैट ब्रेन बिकम्स मोर प्रोन फॉर एडिक्शन। ब्रेन में वास्तव में बदलाव आने लगते हैं। तो ये जो एडिक्शंस हैं किशोर अवस्था में हो सकते हैं, बड़ों को भी हो सकते हैं। मोबाइल एडिक्शन के कारण शादियां टूटती हुई मैंने देखी हैं। डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि ये दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, इनको बात करने का टाइम ही नहीं है, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है, फैमिली की तरफ ध्यान नहीं है। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो एडिक्शंस बड़े एज में भी हो सकते हैं। और साइबर फ्रॉड्स, आप मोबाइल पे जितने ज़्यादा देर हैं, जितना अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे उतने फ्रॉड ज़्यादा होंगे, उतना ही आपको ऐसी कई सारी चीज़ें कर डालेंगे जिसके बारे में गवर्नमेंट या बैंक्स हमको बार बार सूचित करती रहती हैं। अब बड़ों ने ये करना है। मैं आपको बता दूं, मेरा उदाहरण बता दूं कि मैं मोबाइल कैसे इस्तेमाल करता हूं। मैंने काफ़ी पहले तय कर लिया था कि जहां तक हो सके मैं मोबाइल दिन में 2 बार देखूंगा केवल, एक सुबह और एक शाम को। और अब मुझे मोबाइल पे मैसेजेस और मेल्स काफ़ी आते हैं, तो मैंने खुद को एक रफली 1.25 घंटे की लिमिट डाल दी कि सुबह करीब 1.25 घंटा, शाम को करीब आधा घंटा, मैं इससे अधिक इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो ये करना चाहिए कि मोबाइल किस समय इस्तेमाल करूँगा, कितना इस्तेमाल करूँगा, और मोबाइल का इस्तेमाल मैं किन किन चीज़ों के लिए करूँगा। अब जैसे मैंने तय कर लिया है कि जो एंटरटेनिंग ऐप्स है मैं कोई डाउनलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें भी आदमी खो सकता है। तो मैसेजेस पढ़ना, ईमेल पढ़ना एंड व्हाट्सएप पे केवल जहाँ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन है, जहाँ मैं कोई योगदान दे पा रहा हूँ या किसी और का योगदान मेरी मदद कर रहा है, तो केवल वहाँ तक मैं लिमिटेड रखूँगा। तो ये कुछ नियम खुद के लिए लगा देना बहुत ही आवश्यक है। बहुत बार ये होता है कि हम लोग कई सारे ऐप्स इम्पल्सिवली डाउनलोड कर लेते हैं कि अरे किसी ने बताया ये ऐप बड़ी अच्छी है, ये ऐप सारे किताबों का एक समरी अपने को बताती है, तो हमने फट से डाउनलोड कर लिया, बाद में उसको कभी हाथ ही नहीं लगाया। तो ये कई बार होता है, हम लोग ऐसे ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं कि जो कभी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। तो अपने इसमें ऐसे कोई भी ऐप ना रखें। आज ही घर जाके देखें कि आपके इसमें से कौन कौन से ऐप्स हैं जो आपने 1 साल से इनको हाथ भी नहीं लगाया है, उनको
अनइंस्टॉल कर डालें, मोबाइल पे ना रखें। बच्चों के बारे में जो मैंने कहा था, खाना खाते समय या और कोई इम्पोर्टेंट काम करते समय, उस समय अपने को मोबाइल देखना टालना है। मानसिक शास्त्र में एक चीज़ होती है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि मैं किसी समय जो भी चीज़ कर रहा हूँ वो पूरा ध्यान लगा के कर रहा हूँ कि नहीं, ये अपने को देखना बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरा ध्यान होना चाहिए मेरे मुंह में जो टेस्ट आ रहा है, खाने का जो टेक्सचर मैं अनुभव कर रहा हूँ, खाने की स्मेल जो अनुभव कर रहा हूँ, तो इस पर अगर अपना ध्यान लगा रहा तो खाना ज़्यादा पचेगा, आप ज़्यादा बेहतर ढंग से खा पाएंगे, आप धीरे धीरे खाएंगे, अच्छा चबा के खाएंगे, जो कि आवश्यक है। तो ये तो एक उदाहरण है, बट जो भी काम कर रहे हैं वहाँ ध्यान मोबाइल पे न लगा रहे। कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तो उस समय अगर ज़रूरी नहीं है तो मोबाइल को खुद से बहुत दूर रख देना है। यानी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कोई ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो मोबाइल दूसरे कमरे में होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की मैंने बुरी आदत देखी है कि जैसे नोटिफिकेशन आए टिंग बजा कि सब काम छोड़ के पहले मोबाइल की ओर दौड़ेंगे कि क्या आया है। तो ये चीज़ बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होती है, अपना ध्यान हटाती है, तो उस समय मोबाइल अपने पास बिल्कुल नहीं रखना है। कुछ समय आपका ऐसा होना चाहिए जब आप खुद का मनोरंजन कर रहे हैं बिना मोबाइल के। ये एडल्ट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मेरा एक नियम है कि जब मैं क्लिनिक से लौटता हूँ शाम को, तो उसके बाद आधा पौन घंटा मैं फ़ोन दूर रख देता हूँ और साइलेंट मोड पे रख देता हूँ। यानी उस समय अब हो सकता है कुछ लोगों को ठीक ना लगे, पर मैं फ़ोन भी लेता नहीं हूँ, फ़ोन सुनाई देता नहीं है, साइलेंट पे रख देता हूँ। और उस समय मैं समय बिताता हूँ केवल आराम से बैठने में, मेरे घर के सामने हरे पेड़ हैं वो देखने में, अपने हाथ में मेरी एक पसंदीदा किताब वो पढ़ रहा हूँ, चाय की चुस्कियाँ ले रहा हूँ, बिस्किट खा रहा हूँ। तो दैट्स माई मी टाइम। एक ऐसा समय जो कि मैं केवल खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जिसमें मैं दुनिया से बेखबर हूँ। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ऐसा टाइम हमने दिन में खुद के लिए निकालना है जहाँ मोबाइल आपकी दुनिया में नहीं है, क्योंकि नहीं तो दैट बिकम्स द सोल मीन्स टू एंटरटेन यूर सेल्फ, टू कीप यूर सेल्फ एंगेज्ड। तो ये अपने को पूरी तरह से टालना पड़ता है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो एडल्ट्स ने पालना ज़रूरी है। अब इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि फ्रॉड से बचने के लिए करने पड़ते हैं। आज का मेरा फोकस वो नहीं है, जैसे अपना पासवर्ड बार बार बदलते रहें या शेयर कोई अननोन पर्सन से आती हुई लिंक ना खोलें, बैंकिंग से संबंधित कुछ आया हो, साइट अगर क्रेडिबल नहीं है तो उसको नहीं खोलना है। दे आर मोर अबाउट सेफ्टी देन अबाउट एडिक्शन, तो उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो अब मैं अपने लेक्चर के एंड में पहुंच रहा हूं कि ये कुछ कुछ बातें हैं जो बहुत आवश्यक है। मोटा मोटी अगर हम देखें तो ये कहेंगे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत काम की है, उसमें से बहुत काम की चीज़ें मिलती हैं, पर काम की कब है, जबकि उसका समझदारी से इस्तेमाल हम लोग करें और बच्चे करें। और बच्चे के साथ शुरुआत से ही, बच्चा बिल्कुल जब मैं कहूँगा 2, 3, 4 महीने का होता है, तभी से मोबाइल का अनुशासन लगाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को मोबाइल से आगे जाके काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं, ये बात भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। मोबाइल का हवा खड़ा नहीं करना है, एक ख़राब चीज़ है, ख़राब टेक्नोलॉजी, ऐसा उसके सामने रखना नहीं है, पर समझदारी से कैसा इस्तेमाल किया जाए। अब उसमें एक ज़रूरी बात ये हो जाती है कि अब मैंने ये तो कह दिया कि बच्चे के साथ सहमति प्राप्त करके ही आगे बढ़े, एक यानी जब हम लोग एक कॉमन ग्राउंड पे पहुँचे, पर उसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआत से ही माता पिता और बच्चे के बीच का संवाद ये अच्छा होना चाहिए, समझदारी वाला होना चाहिए। और जब मैं कहता हूँ समझदारी वाला, उसका मतलब क्या होता है, दैट शुरू से ही द पेरेंट शुड बी ए गुड लिसनर। बच्चा जो कहना चाह रहा है उसको शांति से सुन लें, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, एकदम से जजमेंट पास नहीं करना है। बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट ध्यान में रखते हुए हमेशा बात करना है, उसको लेबल करना, उसको टोकना, तू तो ऐसा ही है, तेरे से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें अपने को टालना पड़ेगा। बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि जब भी मैं मम्मी डैडी को कुछ बताता हूँ वो सुन लेते हैं, वो एकदम से मुझ पर नेगेटिव कमेंट नहीं करते हैं और शांति से उनकी जो ओपिनियन है वो शेयर करते हैं। बच्चे को जब ये सारी सिक्योरिटी महसूस होगी कि मुझ पर इमोशनल अत्याचार नहीं होने वाला है, तभी जाके आप में और बच्चे में संवाद सुधरेगा।
तो जब तक ये हासिल नहीं होता उसके बाद कोई भी अनुशासन लागू करना बड़ा मुश्किल है, वो संभव नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ही अपना और बच्चे का कम्युनिकेशन समझदारी वाला हो। मेरे ख्याल से जब मैं क्वालिटीज़ बता रहा हूँ कि ध्यान से सुन लेना, बच्चे पे नेगेटिव कमेंट नहीं करना, बच्चे को समझने की कोशिश करना, उसके दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने की कोशिश करना। हम में से कई लोग शायद अपने माता या पिता को इमेजिन कर पा रहे हैं कि हाँ मेरी माँ ऐसी है, मेरे पिताजी ऐसे हैं। तो दीज पीपल शुड बी अवर रोल मॉडल्स। कि अब मेरा खुद का उदाहरण मैं बता दूँ कि जब मैं ये वर्णन करता हूँ मुझे मेरे पिताजी दिखाई देते हैं उसमें, जो किताब कहती है। वो ऐसे थे। हमको कोई भी मम्मी के खिलाफ भी शिकायत रहती थी तो पिताजी को जाके बताते थे। तो पिताजी एकदम से रिएक्ट नहीं करते थे, सुन लेते थे, ध्यान से सुन लेते थे, कुछ कमेंट नहीं करते थे, और बाद में धीरे से उनको जो लगता था वो कहते थे। तो ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मैं जाके कुछ भी बता दूँ। अब बच्ची को अगर आपको बताना है कि कल्पना करें, ये होता है कि मम्मी फला ने मुझे कहा कि अपने कपड़े निकाल के अपना इमेज मुझे दिखा दो, और मैंने कर दिया। ये होता है। मेरे पास ऐसे कई बच्चे आए हैं, एक दो नहीं, कई बच्चे आए हैं जिन्होंने ये किया है, और बाद में जो संभावनाएं पैदा हो सकती हैं उसके आप कल्पना कर सकते हैं। बट रीचिंग अ पॉइंट जहाँ कि बच्चा आपको आके बताने की हिम्मत कर सके, वो पॉइंट आपने बच्चे को देना है। यानी आपकी जिम्मेदारी है कि कम्युनिकेशन हमेशा खुला हो, बच्चा हिम्मत कर पाए कि आप डैडी को जाके कुछ भी बता दिया तो डैडी एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे, मार नहीं पड़ेगी, डैडी एकदम से डांटेंगे नहीं, डैडी समझ लेंगे। तो ये अपनी जिम्मेदारी है। तो ऐसे कम्युनिकेशन, ऐसे रिलेशन के आधार पे ही नींव रहेगी, बाकी लाइफ लॉन्ग आपका बच्चे के साथ क्या कम्युनिकेशन रहेगा। बच्चा आपकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, बच्चा आपकी बात को महत्व देगा नहीं देगा, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। सो आई थिंक इट ऑल बिगिन्स विथ यानी आपका बच्चे के साथ शुरुआत से संबंध कैसा रहा है, आपने मोबाइल के बारे में खुद को कितना अपडेटेड रखा है, मोबाइल के फ़ायदे, मोबाइल के घाटे, आपने रिकमेंडेशंस पढ़े नहीं पढ़े। जो मैंने कहा कि इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की वेबसाइट है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। ये रिकमेंडेशंस और स्क्रीन यूज़ हैं, वो जो कुछ मैंने कहा उससे कहीं ज़्यादा लंबा है, लेकिन बहुत काम का है। तो खुद को अपडेटेड रखना, पेरेंट्स ने खुद को जानकारी रखना कि खतरा किन किन बातों से हो सकता है, उससे बच्चों को अवगत कराना, ये बहुत ही आवश्यक बातें हैं। तो इतना ही कह के मैं आज यहाँ बंद करना चाहूँगा। आप सबने इतनी शांति से बैठ के इतनी देर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बच्चों को 1 घंटा, 5 साल के ऊपर वाले को आधा घंटा सुबह शाम, बड़ों ने भी सुबह शाम आधा घंटा। अब हमारा शेयर्स का काम है, हमको तो टीवी देखना कितना, सवेरे 9:30 से 3:30 बजे तक टीवी देखना कितना, फिर उस पर जो रिएक्शन है वो हमको मोबाइल ऐप से बिजनेस करना कितना, तो हमने कितनी देर देखना। फिर मैं जो कह रहा था वो मनोरंजन को लागू होने वाली नियम है, एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि आजकल आईटी सेक्टर में और बहुत कई सारे सेक्टर्स में बहुत सारा काम लैपटॉप पे ही होता है, मोबाइल पे ही होता है। अब वहाँ उसको टालना संभव नहीं है। अगर आपका काम ही बेसिकली लैपटॉप से हो रहा है तो उसको आप कैसे टालेंगे, उसको टाल नहीं सकते हैं। पर मनोरंजन का जो हिस्सा है कि चलो देखते जा रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वो सीमित हो। क्योंकि बड़ों का भी ब्रेन, जो जैसा बच्चों का अफेक्ट होता है वैसे बड़ों का भी होता है। बड़ों का भी कंसंट्रेशन कम हो सकता है लगातार मोबाइल देख के। अगर मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है तो उस समय कुछ फिजिकल प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। जैसे आपका सीटिंग कैसा है, लैपटॉप की हाइट कितनी है, आप में और लैपटॉप में कितनी दूरी है, गर्दन झुका के काम करना पड़ रहा है कि गर्दन सीधी रख के करना पड़ रहा है। एक उसमें 20-20 का रूल होता है। 20-20 का नियम यह है, एक अंदाजन है, एग्जैक्ट नहीं है, कि आपने करीब 20 मिनट अगर इस पे काम किया है लैपटॉप पे, तो 20 मिनट अगर काम किया है तो 20 सेकंड और कहीं देखें और करीब 20 फीट की दूरी पे देखें। अब 20 की फीट की दूरी नापेंगे तो नहीं, पर एक अंदाजन कि थोड़ा ध्यान हटा के 20 फीट की दूरी पे या थोड़ी दूरी पे कोई चीज़ होगी, कोई लोग होंगे, उनको देखें, फिर मोबाइल पे वापस आएँ। उससे जो कंटिन्यूअस मोबाइल का इस्तेमाल है, अपना जो पोस्चर है वगैरह वगैरह, ये समस्याएं कम होती हैं। तो लगातार अगर इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो फिर शारीरिक बातों पे अपने को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा बजाय कि मानसिक पे। थैंक यू सर। या A very good afternoon, sir. So first of all, a very good lecture. बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन था इंस्टेड ऑफ बच्चों को बोलने के. This was Thank more you. of a introspection. So Thank thank you sir for that. सर क्वेश्चन मेरा ये है, बहुत बार बच्चों का लॉजिक होता है फॉर गिविंग द फोन कि वी नीड टू स्टडी इन दैट.
तो इसके लिए हम लोग क्या उनको मतलब सेट कर सकते हैं गोल्स? सर प्लीज़ एडवाइस करिए। इस पे ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों की तरफ। बच्चे बहुत बार कहते हैं कि मम्मी फ़ोन पे पढ़ाई करना है। बहुत बार सच होता है। अब उनको होमवर्क दिया गया है, असाइनमेंट दिए गए हैं और ये बताया गया है कि आपको ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन जाके करो। तो बहुत बार बच्चे सच होते हैं, पर ये अब अपनी जिम्मेदारी है कि ध्यान रखना है कि वाकई वही काम हो रहा है कि नहीं। देखते रहे बीच बीच में, बिल्कुल ऐसा बच्चे को बता के नहीं कि दिखा भला तू क्या कर रहा है। अब वैसा ना करते हुए धीरे से थोड़ा ध्यान रख लिया कि वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि इस पे अपने को 100% ध्यान देना बहुत मुश्किल है, पर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखते रहें कि वाकई वो पढ़ाई से ही कनेक्टेड है कि नहीं है। ये जिम्मेदारी अपनी है। थैंक यू सर। पीछे कोई सर क्वेश्चन करना चाहते थे? Sir, first of all, thank you very much. It was a wonderful lecture. He is my son Shivraj, 10 years old. When I start imposing him and explaining him the demerits of mobile phone, he understands each and everything. But the problem is, after that, he starts stopping using mobile phone. But the problem, when I take his studies, he cannot concentrate. It means he is somewhere else. At that time, what should I do? एक मिनट, लेट मी क्लैरिफाई। आपने कहा कि आप जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, Yes, sir. उस समय क्या? No. When I explains him the demerits of mobile phone, he understands each and everything and हाँ. stop using mobile phones. हाँ हाँ, He understood mobile is harmful for his studies and himself. But the problem is when I starts taking his studies, he cannot concentrate. It means I am keeping him away from mobile phone at that time. So what should do? देखो ऐसा है, मोबाइल कॉन्सेंट्रेट बच्चा नहीं कर पा रहा है, इसका कारण हमेशा केवल मोबाइल होता है ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन एक स्पेक्ट्रम पे होता है, किसी का बहुत अच्छा रहेगा, किसी का बहुत खराब रहेगा, और हम सबका कॉन्सेंट्रेशन उस स्पेक्ट्रम पे कहीं ना कहीं है। तो कुछ बच्चों का नेचुरली बहुत अच्छा होगा, कुछ का नेचुरली मीडियम होगा, कुछ का थोड़ा कम होगा, कुछ का बहुत कम होगा। तो ये कहना ठीक नहीं है कि मोबाइल की वजह से ही बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ है। Okay. पर जहाँ अपने को क्लियरली दिख रहा है कि मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चा मानता नहीं है, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखता जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग ये लोग सेफली इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि इसमें मोबाइल का हाथ है। Yes, तो sir. ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि वाकई मोबाइल का इस्तेमाल कितना है, उसका ज़्यादा है कि ठीक ठाक है। His perception level is good. Before COVID, he is excellent in getting the things. But within the period of COVID, within these 2 years, he is very much addicted. अब ये कोविड का पीरियड थोड़ा डिफिकल्ट पीरियड था, क्योंकि सब लोग घर पे बैठे थे, बहुत लोग बोर हो रहे थे, और मोबाइल एक बहुत आसान जरिया था खुद को एंगेज रखने का। Yes, sir. ऐसे टाइम पे फिर माता पिता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे में। Yes, sir. छुट्टी का दिन है, बच्चा दिन भर घर पे है, अब मुश्किल है कि आप लगातार उस पर ध्यान लगाए रखेंगे, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अपने को ये देखना पड़ेगा कि अपने को भी थोड़ा समय निकाल के Yes, sir. देखना पड़ेगा कि इस्तेमाल सही हो रहा है नहीं हो रहा है। अपने को बच्चे को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। Yes, sir. ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैं बच्चों को एंगेज रखूं, बच्चे से गप्पे करूं, उसके साथ बैठ के खेलूं। यानी बच्चा खुद होके ऐसे तरीके ढूंढने नहीं वाला है कि मोबाइल के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं मुझे। ये ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे, ये आपको पेश करने पड़ेंगे। Yes, sir. Thank you very much. मोस्ट वेलकम। So, यहाँ पे कोई और गणित शिकवतो विद्यार्थ्यांना. Nowadays many of the schools are shifting totally on digital teaching. म्हणजे जणू काही शाळेतून ब्लॅकबोर्ड हे हद्दपार झालेले आहेत. तर ही शिफ्ट खरंच पॉझिटिव्ह आहे की अजूनही काही प्रमाणातच फक्त आपण डिजिटल बोर्ड्स वापरायचे आणि आपलं जे खळूफळ्याचं जे शिकवण आहे ती सुरू ठेवायची, यावर मला तुमचं मत हवं आहे सर. पण असं आहे, डिजिटल शिफ्ट काही वाईट नहीं। ओके. यानी उसके डिजिटल शिफ्ट के डेफिनेटली बहुत सारे फ़ायदे हैं। यानी किताबें फिजिकली ले नहीं जाना पड़ता है, हर चीज़ किताब में मिलती नहीं है, ऑनलाइन ज़्यादा हम लोग बच्चे को इनपुट्स दे सकते हैं वगैरह वगैरह। तो डिजिटल शिफ्ट में अपने आप में कोई ख़राबी नहीं है। अब ये थोड़ी जो भी बच्चे के हाथ में लैपटॉप दे रहा है, तो ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि ध्यान रखे कि उसका इस्तेमाल उसी की चीज़ के लिए किया जा रहा है जिसके लिए दिया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक है, एक शाम को प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। यानी अगर इस्तेमाल शाम को करना पड़ा, जैसे बच्चे को शाम को मान लो होमवर्क करना है मोबाइल पे। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू. नहीं My main concern is in the schools we हाँ. are using 75 to 80 inches screen
हां. So instead of teaching on blackboard, we are totally using that digital pen and the screen is there. म्हणजे पूर्णपणे आम्ही त्यांच्यावरच शिकवत आहोत, खळू हातातच नाही घेत आहोत. तर त्यामुळे त्यांचा स्क्रीन टाईम वाढत आहे किंवा काही परिणाम होऊ शकतो का? नाही, आता तुम्ही काही टेक्स्ट दाखवाल, ठीक आहे, तुम्ही एखादा आवश्यक फोटोग्राफ दाखवाल तर त्याच्यामध्ये नुकसान नाही होणार आहे. तर मला वाटतं त्याची काळजी नसावी. ठीक. दॅट्स क्वाईट ओके. फक्त एकच फरक आहे की मी थोडा स्वतः ब्लॅकबोर्ड आणि चॉक प्रिफर करतो. मी टू येस सर. आता ते माझं वय झालंय त्यामुळे असेल. पण एक आहे की मुलांचं एंगेजमेंट विथ द टीचर इज मोर विथ द टीचर इज ड्रॉइंग समथिंग ऑन द बोर्ड Yeah, किंवा definitely. टीचर काही एक्सप्लेन करतायत तिकडे लिहून काही सिम्बॉल दाखवून. येस सर, डेफिनेटली. तर आपलं ब्लॅकबोर्ड माझ्या मते क्लासमध्ये दोन्ही असायला हवं. ओके येस, दॅट्स म्हणजे दॅट्स बऱ्याच ठिकाणी दोन्ही असतं, कारण जे काही जे LED वर दाखवलं जाऊ शकतं ते LED वर दाखवावं, Yes, sir. आणि जे एक्सप्लेन करायचंय डायग्रामच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला करून दाखवायचंय त्यासाठी Okay. ब्लॅकबोर्डही असावा. Yes, sir. दोन्ही असलेलं बेटर आहे. दॅट्स द गुड सजेशन. थँक्यू फॉर युअर. मोस्ट वेलकम. नमस्कार, मैं सावलानी हरीश अकोला से. सर जी का आप स्पीच सुना जो कि बहुत बढ़िया, अच्छा ही लगा, और उसका फीडबैक ऐसे 2 शब्द में देना चाहूँगा कि मोबाइल से नाता बना के रखें लेकिन बचा के रहें. मोबाइल से नाता बना के रखें लेकिन बचा के रहें. यहाँ उपस्थित सभी पेरेंट्स के लिए एक फिल्म की गीत की 2 लाइनें याद आ रही है, क्रांति फिल्म की. उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी न हो, उन आँखों का हंसना भी क्या. तो इसलिए मोबाइल से नाता बना के रखें लेकिन बचा के रखें. बहुत बहुत धन्यवाद. थँक्यू. वा एक student आपने मनोरंजन. ओके, सो हाय. तू पण गाणं म्हणणार आहे की नहीं नहीं नाही? हां. मेरा अभी इस ईयर आई एम गोइंग टू कॉलेज. सो मेरे को एक क्वेश्चन था कि लाइक अभी तक 2 साल हमारा लाइक 11th-12th होता है ना, तो उधर बहुत फोकस्ड पढ़ाई होती है. तो उस चक्कर में मैंने सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया है 2 साल में. आई हैड नो इंस्टाग्राम, नो स्नैपचैट, कुछ भी नहीं. सिर्फ व्हाट्सएप था और खुद का फ़ोन था, क्योंकि एज अभी सब बोल ही रहे कि काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है हमारी भी, लाइक इंजीनियरिंग स्ट्रीम में भी. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक सोशल मीडिया को लेके आपका क्या टेक है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो टू एनी पार्टी और लाइक एनी सोशल गैदरिंग, द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गेटिंग इज़ कि आपके पास इंस्टाग्राम क्यों नहीं है, आपके पास स्नैपचैट क्यों नहीं है. अब अभी तक के मैंने ये सब जस्टिफाई कर लिया है कि ठीक है पढ़ाई है तो फिर नहीं यूज़ किया 2 साल, बट आगे भी लाइक आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे. ये क्वेश्चन था मेरा. देखो, अगर आप 18 साल की हो, है ना, तो मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करना गलत नहीं है. ठीक है, आई मीन यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड इंस्टाग्राम, यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड फेसबुक, यूट्यूब, वॉटेवर. सवाल पैदा होता है कि उसका इस्तेमाल आप कितना कर रही हैं, कितनी समझदारी से कर रही हैं. ये इंपॉर्टेंट है. आप भले इंस्टाग्राम देखो, कोई हर्जा नहीं है ना, आपको पूरा हक है देखने का. ठीक है, वो उम्र है आपकी जब थोड़ा एंटरटेनमेंट आवश्यक है, सोशल कनेक्टिविटी आवश्यक है. तो पर वो आप कितना देर देख रही है ये आपको रेगुलेट करना पड़ेगा. कहीं मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 4-4, 6-6 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डेफिनेटली गलत है. तो इस्तेमाल कितना कर रही हैं और जो चीज़ें देख रही हैं वो रियली लॉन्ग रन में आपको कितना हेल्प करने वाली हैं, ये थोड़ा अपने को सोचना पड़ेगा. लाइक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशलाइजेशन. सोशलाइज करने में ऑनलाइन कोई भी हर्जा नहीं है. हाँ, आई मीन सोशल कनेक्टिविटी, जैसे मैंने मोबाइल के फ़ायदे बताए, उसमें एक फ़ायदा ये है कि यू आर सोशली मोर कनेक्टेड, आई मीन टू फ्रेंड्स, टू फैमिली. अब आजकल व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जो आपके फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, आपके जॉइंट फैमिली का ग्रुप होता है, तो उसमें कोई हर्जा नहीं. आई मीन लाइक हमारे एज में लोग बहुत कम ही व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं अभी, मोस्टली तो इंस्टाग्राम और स्नैप पे शिफ्ट हो गए मैक्सिमम लोग. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. पर बेसिकली सोशली कनेक्टेड रहने में हर्जा नहीं है, पर कनेक्शन मीनिंगफुल हो. यानी किसी अनजान व्यक्ति को बना लिया, जितने ये आए सभी को फॉलो करने लग गए आप, वो ना हो. थोड़ा बच के, थोड़ा संभल के नज़र, यानी अपने कदम संभाल के रखना है, उसमें कोई हर्जा नहीं है. ओके, थैंक यू. मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच. और इसके बाद जब सर का क्वेश्चन है, इसके बाद में हम लोग जो है वोट ऑफ थैंक्स के बाद हम राष्ट्रगीत यहाँ पर लेंगे और उसके बाद हमारा कार्यक्रम खत्म होगा. जी सर. तसंच फेसबुकवर जी पोस्ट असते लाईक शेअर सेंड करणं योग्य की अयोग्य, त्याबद्दल काय महत्व आहे. आय एम सर, मग क्लिअर नाही झाला. काय म्हणता? येत राहतं. हॅलो. ते पाहण्यात काही अर्थ नाही आहे. मला वाटतं जे आपल्या कामाचं आहे स्पेसिफिकली, म्हणजे कुठलंही एखादं कुणी काही फॉरवर्ड केलं, आपण ते डाउनलोड करतोय, आपण पाहतोय,
जोपर्यंत आपल्याला हे वाटत नाही की हे आपल्याला महत्त्वाचं आहे ते न पाहिलेलं बरं. फेसबुक फेसबुक हां, फेसबुक सर स्टेटस फेसबुक 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 हां पोस्टवर लाईक शेअर सेंड करणं फेसबुकला तेच अप्लाय होईल, कारण फेसबुकमध्ये खूप खजाना आहे. म्हणजे तुमची इच्छा असेल तर तुम्हाला वाटेल तर फेसबुकवर पाहता येईल. पण मला वाटतं त्यातही आपण पाहावं की मला मिनिंगफुल काय आहे. म्हणजे मी ज्यांच्याशी मला कनेक्टेड राहणं आवडतं आहे मी त्यांच्यावरच कमेंट करतो आहे का, मला एखादा कमेंट सिम्पल वाटला आहे आणि कामाचा वाटतो आहे तर तोच मी पाठवतो आहे का, हे महत्त्वाचं आहे. बेसिक आयडिया हा आहे की प्रत्येक गोष्ट वापरताना त्यात आपलं काही नुकसान, आपलं किंवा दुसऱ्याचं नुकसान तर नाही होणार आहे आणि आपला वेळ उगाच वाया तर नाही जाते हे पाहणं आवश्यक आहे. थँक्यू. धन्यवाद सर. तेव्हा सोशल मीडिया असेल किंवा मोबाईल असेल, ज्या पद्धतीने सरांनी सांगितलं, प्रत्येक वेळेला आपल्याला आपल्या सद्सद विवेक बुद्धीचा वापर करून त्यानुसार आपल्याला ते वापरता आलं पाहिजे. त्यातून आपण काय योग्य घेतो आणि काय सोडतो हे सगळं आपल्या हातात आहे, कारण की ही सगळी बटणं आणि हे ऑपरेट करण्याचं सिस्टीम आपल्या हातात आहे. आज या ठिकाणी आपण सर्वजण आलात आणि त्यासोबतच IIMने मला या ठिकाणी सूत्रसंचलन करण्याची संधी दिली, म्हणून सर्वप्रथम मी त्यांचे आभार मानते. खूप खूप धन्यवाद. आणि यानंतर रीतसर आभार प्रदर्शनासाठी मी डॉक्टर अग्रवाल सरांना पाचारण करते. आपण सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी थांबावे आणि हॉल सोडू नये. मी 5 मिनिटात आटोपता घेईल. आजचा हा जो अकोल्यात कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे की मुलांना, टीनेजर्स असो, ॲडोलिसंट असो किंवा ॲडल्ट्स लोक असो, या सर्वांना मोबाईलचं व्यसन न लागो. मोबाईलचे भरपूर फायदे आहेत, पण ते फायदे घेता घेता आपण ज्या निगेटिव्हिटी, नकारात्मक गोष्टी आहे यांच्याकडे जास्त जातो. तर हे नुकसान आपण आपल्यापर्यंत होऊ देऊ नये. आणि आज सुप्रसिद्ध जे आंतरराष्ट्रीय वक्ता आहेत डॉक्टर सुधीर भावे सर, ज्यांचं नाव वर्षानुवर्ष आपण ऐकत आलेलो आहोत, त्यांनी आज सकाळी 5 वाजेपासून ते नागपूरहून निघालेले आहेत. आणि मी जेव्हा 5:20 सरांना मेसेज केला तर सर नागपूरहून निघून ऑलरेडी सर म्हणाले मी आत्ताच 5 मिनिटापूर्वी नागपूरहून निघालो. तर सकाळी 5 वाजेपासून सर निघाले, अकोल्याला आले, एक 5 मिनिटाचा ब्रेक घेतला. त्यानंतर IIMमध्ये सर्व डॉक्टर लोकांसाठी सरांनी 1 तासाचा छान सायंटिफिक टॉक दिला. त्याच्यानंतर सरळ इथे आले सर आणि आज आपल्या सर्व अकोलेकरांना सरांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ घेतला. पण घरी जाऊन आपण जर यातल्या काही गोष्टी फॉलो करू शकलो तर मला वाटतं खरंच आजचं जे हे टॉक आहे सरांचं, या टॉकचा आपण खरोखर फायदा घ्यावा अशी माझी सर्वांना कळकळीची विनंती आहे. आजच्या कार्यक्रमासाठी आलेले डॉक्टर सुधीर भावे सर, डॉक्टर आरती कुलवाल मॅडम यांनी आमच्या शब्दाला मान देऊन आज इथे त्या आल्या आणि आमच्यातर्फे आम्ही जो एक छोटा सत्कार त्यांचा आयोजित केला, त्या सत्काराला त्या उपस्थित राहिल्या, त्याबद्दल कुलवाल मॅडम यांचे हार्दिक आभार. इथले जे प्रोजेक्ट इन्चार्ज, आमच्या कार्यक्रमाची पूर्ण धुरा ज्यांनी सांभाळली असे डॉक्टर कमल लड्डा सर, IIMमधल्या कार्यक्रमाची संपूर्ण धुरा सांभाळणारे डॉक्टर अनुप कोठारी सर, त्यानंतर या कार्यक्रमामध्ये ॲक्टिव्हली पार्टिसिपेट करून आपलं योगदान देणारे रोटरी क्लब ऑफ अकोला मिड टाऊन, आणि आजच्या कार्यक्रमाच्या सूत्रसंचालिका जया भारती, आमच्या IIMचे अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सोमानी सर, डॉक्टर अनिता सोमानी मॅडम, जितके सिनियर वरिष्ठ इथे IIM सदस्य आलेले आहेत सर्व सदस्य, आणि सर्वात लास्ट बट नॉट लिस्ट आजच्या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहिलेले संपूर्ण अकोलेकर. आणि आजचा हॉल आपण पूर्ण खचून भरलेला असा हॉल प्रमिलाताई ओक हॉलमध्ये आज पाहायला भेटला, याबद्दल मी आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक IIMतर्फे जाहीर आभार मानतो. आता कृपया राष्ट्रगीतासाठी सर्वांनी उभे राहावे. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की. आजचा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद.